लाइव। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए फाइनली एक बेहतर दिन, हालांकि डे हाई से थोड़ा स्लिप हुए हैं, लेकिन फिर भी बेटर पार्ट ऑफ द डे आज हमने ग्रीन में बिताया और ख़ास तौर से मिड कैप मार्केट में आज शानदार रिकवरी। मिड कैप इंडेक्स 1.5% ऊपर। इन सब पर होगी बातचीत। पहले हेडलाइंस। कल की भारी गिरावट के बाद संभलने की कोशिश में बाजार। निफ्टी 24,550 के करीब। एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस और टीसीएस ने भरा जोश। उतार चढ़ाव के बीच मिड कैप और स्मॉल कैप में 1.5% तक की तेज़ी, लेकिन थोड़ा सा म्यूटेड है बैंक निफ्टी। दूसरी तिमाही में अच्छे नतीजों के बाद कोफोज और परसिस्टेंट दोनों 11% भागे। कोफोज का डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ करीब 27% बढ़ा। हमसे खास बातचीत में मैनेजमेंट ने कहा थर्ड क्वार्टर रहेगा और बेहतर। FY25 के अंत तक सिग्निटी के मार्जिन 18% करने का लक्ष्य। वहीं परसिस्टेंट के मैनेजमेंट ने कहा BFSI समेत सभी वर्टिकल्स में दिखेगी मजबूत ग्रोथ। बाजार को पसंद आए बजाज फाइनेंस के नतीजे। शेयर 6% ऊपर। निफ्टी का टॉप गेनर। दूसरी तिमाही में मुनाफा 13%, तो ब्याज से आय 23% बढ़ी। वहीं कमज़ोर नतीजों के बाद M&M फाइनेंस में 4% की गिरावट। सरकार ने चीन से इंपोर्ट होने वाले आइसोप्रोपाइल अल्कोहल पर लगाई ड्यूटी 5 साल के लिए की सख्ती से। दीपक नाइट्राइट 5%, तो दीपक फर्टिलाइजर 15% भागा। दूसरी तिमाही में 8% बढ़ा बजाज फिनसर्व का मुनाफा। वहीं ब्याज से कमाई करीब 22% बढ़कर निकली 10,500 करोड़ के पार। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का मुनाफा 67 करोड़ से बढ़कर 335 करोड़। अब HUL, SBI लाइफ जैसे नतीजों का इंतजार। और कल FMCG दिग्गज ITC भी पेश करेगा अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे। 2.5% बढ़ सकता है मुनाफा। फ्लैट रह सकते हैं मार्जिन। साथ ही इंडसइंड बैंक, NTPC के नंबर्स का भी रहेगा इंतजार। वायदे बाजार की 13 कंपनियां पेश करेंगी अपने Q2 रिजल्ट। मनी कंट्रोल प्रो के पेड सब्सक्राइबर 10 लाख के पार। 5 करोड़ से ज़्यादा यूनिक विजिटर्स के साथ मनी कंट्रोल बना नंबर 1। इकोनॉमिक टाइम्स के मुकाबले करीब 30% बढ़ा। NSE में स्पेशल ओपनिंग सेरेमनी कर कामयाबी का मनाया गया जश्न। आ रहा है निवेश का सबसे बड़ा त्योहार। मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए CNBC आवाज रहेगा तैयार देश के सबसे बड़े मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ, जो आपको बताएंगे मुनाफे वाले ट्रेड्स और वेल्थ क्रिएशन वाले स्टॉक्स, जिससे संवत 2081 में आप बने समृद्ध और खुशहाल। देखिए मुहूर्त ट्रेडिंग सिर्फ CNBC आवाज पर। चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं। हर्षिता वीरू और मैं रहेंगे आपके साथ अगले 1.5 घंटे मार्केट्स के लिए। आज अब तक के लिए काफ़ी अच्छा सेशन, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट आखिरी का 1.5 घंटा अब शुरू होगा, क्योंकि दिक्कत वही मार्केट की कि क्या रैली टिकेगा या नहीं। आज सुबह एक बार के लिए रैली फेल हुई, लेकिन अब दूसरी रैली जो है वो टिक रही है अब तक। और ख़ास तौर से मिड कैप, एक बार मिड कैप इंडेक्स रखिए ज़रा राइट हैंड साइड पर। ये वाला इंडेक्स ज़्यादा ज़रूरी है देखना, क्योंकि आज सुबह एक बार के लिए लगा था कि यहाँ पे वापस काफ़ी डैमेज है, लेकिन लगातार जिस तरीके से मिड कैप में स्ट्रेंथ पे स्ट्रेंथ आ रही है, ये एक बहुत अच्छा साइन है मार्केट के लिए। ज़्यादातर लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि शायद पहले लार्ज कैप संभलेंगे, लेकिन पहले मिड कैप संभल गए। जो भी है, लेकिन आज मिड कैप का एक्शन काफ़ी अच्छा है। बड़ा सवाल ये है लेकिन कि क्या क्लोजिंग तक ये मार्केट टिकेगी, क्योंकि दिक्कत वही मार्केट की कि हर रैली पर कोई ना कोई बड़ा सेलर यहाँ पर मौजूद है। तो क्या आज ऐसा होगा? जहाँ तक निफ्टी की बात है, क्लियर कट आज एक एडवांटेज मिला मार्केट को आईटी का। आज सुबह से बात भी हुई थी कि आईटी शायद एक ऐसा सेक्टर है जो मार्केट को हेल्प करेगा, और निफ्टी आईटी आज भी करीब आप डे हाई पर साइड पे ज़रा रख दीजिए निफ्टी आईटी, ये करीब अब 2.25% के गेंस के साथ। तो कुल मिलाकर बहुत ही इम्पॉर्टेंट लास्ट का 1.5 घंटा अभी इस समय ट्रेड में कमिंग अप। वीरो, हर्षिता, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। कंसिडरिंग एक चीज़ अच्छी हुई, 24,604 जो आज का ऊंचाई थी वो दिन के दौरान हुआ और सुबह में नहीं हुआ, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उस लिहाज से बना है। लेकिन सवाल यही है कि आई थिंक उन्हीं लेवल से बाजार घुमा भी है, तो क्लोज के लिए
उस लेवल के कितने करीब जाकर थोड़ी सी और सांत्वना मिलेगी, या फिर बीचों बीच भी आज इंट्राडे हाई और लो के बीच में भी टिक जाता है तो एक पुल बैक वाला सेशन भी काफ़ी है? हर जगह यहाँ भी बंद हो जाएंगे तो सेशन अच्छा है। देखिए कॉन्टेक्स्ट में रखना ज़रूरी है चीज़ों को, इस कॉन्टेक्स्ट में कि मिड कैप इंडेक्स जो है वो काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहा है और मार्केट ब्रेड्थ जो है वो आज सॉलिड है, तो उस लिहाज में आपको आज की रिकवरी को देखना चाहिए। मैं निफ्टी के लेवल्स भी डिस्कस करूँगा, लेकिन अगर 2-3 दिन ऐसे सेशन मिल जाएगा ना जिसमें मार्केट ब्रेड्थ 2:1 की हो या 1.5:1 की भी हो, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस आएगा। अच्छा, आज एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, आज आप अर्निंग्स रिएक्शन देखिए। मार्केट में एक चीज़ तो क्लियर है, ये मार्केट कोई बहुत ज़्यादा बेयर मार्केट नहीं है। अगर बेयर मार्केट होता ना तो कोफोज, परसिस्टेंट, जैसे कोफोज 11% ऊपर है, परसिस्टेंट 11% ऊपर है, एसआरएफ अब 7-8% ऊपर हो गया मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद। बजाज फाइनेंस का प्राइस मूव देख लीजिए। अगर ये मार्केट ख़राब होता ना तो ये स्टॉक्स इस तरीके से यहाँ टिकते नहीं। तो मार्केट का ओवरऑल टेक्सचर ख़राब नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा मार्केट को एक करेक्शन चाहिए थी, वो करेक्शन आ गई, मेन चीज़ ये है। लेकिन मैं इस जो लास्ट के 2-3 दिन के जो अर्निंग्स रिएक्शन है उससे काफ़ी कंफर्ट ले रहा हूँ। खैर एनीवे, अब निफ्टी के लेवल्स पर आते हैं। देखिए 24,550 से 24,600 पर बड़ी रेजिस्टेंस है, क्योंकि वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उस लेवल के आसपास सपोर्ट होना चाहिए था, वो सपोर्ट आया नहीं। तो 24,550 से 24,600 मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस है। और अगर आप उसके बंद हुए 24,600 के ऊपर अगर आप बंद हो गए तो मुझे लग रहा है एक बार के लिए आप वापस 24,750 से 24,800 टेस्ट करेंगे, क्योंकि 24,600 से 24,750 800 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है निफ्टी पर। तो वो फिर एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा वॉच आउट करने के लिए। सपोर्ट कहाँ पर है लेकिन 24,400 से 24,450 का। आज सुबह का लो 24,378 है वैसे, लेकिन अगर अब आपने 24,400 तोड़ दिया तो 24,400 के बाद प्रॉब्लम यह है कि 24,000 तक हमारे पास कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है मार्केट में। तो इसके लिए इस लेवल का टिकना, जो आज का लो था और जहाँ से बाउंस बैक आया, उस लेवल पर टिकना बहुत ज़रूरी है इस मार्केट का। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में आज वीकली एक्सपायरी है और हम ऑप्शंस रेंज के बीच में हैं। आप 51,200 की पुट देखिए, 51,300 की कॉल देखिए, 12-13 रुपये प्रीमियम रह गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद और 20-25 मिनट तक बैंक निफ्टी इसी तरीके से रहेगा इस रेंज में। उसके बाद बैंक निफ्टी में शायद एक मूव आए, उसको हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज़ मार्केट में जो आज अच्छी हुई है वो है, मैं बार बार उसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, मार्केट ब्रेड। और ना सिर्फ ओवरऑल मार्केट ब्रेड, लेकिन अगर आप आज के टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स देखेंगे तो उसमें कुछ अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स ने अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाया। जैसे जोमेटो फॉर एग्जांपल, जोमेटो आज 4% ऊपर है, ठीक है। और उसके अलावा आप लेकर आइए जैसे पेटीएम में आज अच्छा मूव आया है। 1-2 स्टॉक्स और देख रहा था मैं, भले ही प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा मूव ना हो उनमें, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक, NHPC, IRFC, ये कुछ स्टॉक्स हैं। फर्स्ट सोर्स देखिए आप, फर्स्ट सोर्स में 12% का मूव है। तो कुछ टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स में एक अच्छा, मुझे एक रिकवरी दिखाई दे रही है, वो अच्छा साइन है। लेकिन ये टिकेगी या नहीं, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है। चलिए खैर वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में कहाँ पर इंटरेस्टिंग ट्रेड्स हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून हर्षिता। आई थिंक मैं उन चीज़ों पे आऊँ उससे पहले अनुज, जो आज के 2 महत्वपूर्ण स्टॉक्स हैं, मैं इनकी वाई की समरी देख रहा था अभी। परसिस्टेंट, कोफोज, हम दोनों ने ही इनसे बातचीत भी की आज और सुबह एक व्यू भी लिया गया था। आज के इस पूरे बाज़ार में और इस काफ़ी निराशाजनक IT सीज़न, मतलब अर्निंग सीज़न में अब तक सबसे प्रभावशाली CUB और उसके बाद क्या ये मिड कैप की दोनों IT कंपनियां रहीं, और ये रेस्ट ऑफ द IT के लिए, स्पेशली मिड कैप IT के लिए, क्योंकि मिड कैप IT जब चलता है तो काफ़ी समय तक ये डायरेक्शन परसिस्ट करती है। क्या सेंस दे रहा है कि? शानदार सवाल है आपका वीरू। मैं उस पर आऊँ उससे पहले एक चीज़ बताऊँ मैं आपको। आज सुबह हमने जैसे बिग स्टॉक्स में डिस्कशन किया था परसिस्टेंट का और कोफोज का, कल सिटी यूनियन बैंक का डिस्कशन किया था। इसमें भी एक लेसन है। हम अब बहुत लोग कहते हैं कि काश हमें कल पता होता, कि यार किसी को पता होता कल, तो ट्रस्ट मी, कोफोज और परसिस्टेंट में ज़्यादा बड़ा पैसा आज बना होगा। क्योंकि आज खुलने के बाद आधे घंटे के बाद तक भी, 1 घंटे बाद तक भी अगर आपने ऑप्शन लिए हैं, कॉल ऑप्शंस, वो वहाँ से 5-6 गुना हुए हैं कॉल ऑप्शंस खुलने के बाद भी, ठीक है। तो एक बार मार्केट का वर्डिक्ट आने के बाद भी, सेम कल सिटी यूनियन बैंक में हो रहा, 2 रुपये के ऑप्शन खुलने के बाद 2 रुपये के ऑप्शन 6 रुपये हुए थे। तो ये मैं लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि आप रिजल्ट देख लें, पोजीशनिंग देख लें, उसके बाद भी अगर आप रिएक्ट करेंगे ना तो आप बड़ा पैसा बना पाएंगे। खैर अब मैं आता हूँ आपके सवाल पर। मिड कैप IT की जहाँ तक बात है, सुबह भी जो व्यू यही था कि IT एक ऐसी पॉकेट है जो इस मार्केट में आपको
बड़ा पैसा बना के देगी। और वीरू 25% आपके पोर्टफोलियो में आईटी होना चाहिए, ये पूरे साल व्यू रहा है। अब तो मैंने ये इसको चेंज कर लिया कि 35% होना चाहिए, क्योंकि ये एक स्पेस है जहाँ पर आपको क्लियर कट एक विजिबिलिटी दिख रही है। आज सुबह मेरे सुधीर सिंह जी, आप भी थे ऑब्वियसली शो में, हमारी बात हो रही थी सुधीर सिंह जी से, क्या कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज थी उनकी। और ये मुझे लग रहा है कि पूरे के पूरे मिड कैप आईटी में इसका एक आपको अंश दिखेगा। आई थिंक एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ, स्मार्ट लोगों ने टीसीएस की मैनेजमेंट कमेंट्री सुनने के बाद मिड कैप आईटी में पोर्टफोलियो बनाने शुरू कर दिए थे। हमने डिस्कशन किया भी था इसका कि एम्फेसिस, एलटीआई, माइंट्री, कोफोज, परसिस्टेंट ऐसी कंपनियों पर नज़र रखें, क्योंकि इनके नंबर्स अच्छे आ सकते हैं वीरू। तो इसके लिए मतलब मुझे फ्रैंकली हैरानी नहीं है कि ये आज इस तरीके के मूव्स आए हैं, और मुझे लग रहा है कि ये स्पेस यहाँ से आपको आगे भी इसी तरीके से मूव डिलीवर करती रहेगी। और जैसा वीरू कह रहे हैं, आज सुबह सुबह हमने इसकी चर्चा की थी बिग स्टॉक्स में। कहाँ से आई ये नंबर्स? कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 4.3% की एक्सपेक्टेशन थी। ऐसा नहीं कि एक्सपेक्टेशन कम की थी, एक्सपेक्टेशन 4.3 की थी, लेकिन ये तो वो बात हो गई कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक स्टूडेंट से कि 98% लाया, वो 99 ले आए। तो ये उस तरीके का मामला है। मुझे लगता है ये स्टॉक 52 वीक हाई हिट करेगा। दूसरा बिग स्टॉक कोफोज, जीरो प्रमोटर होल्डिंग होने के बावजूद, जब पूरा माल छोड़ दिया था बेयरिंग ने, नंबर्स ऑब्वियसली इंक्लूडेड हैं, लेकिन फिर भी अदरवाइज ऑल्सो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो परसिस्टेंट और कोफोज यहाँ पे तो मैं डार्क ग्रीन लेके चल रहा हूँ। आज इनफैक्ट 3 स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं वीरू एक बार फाइनली फटाफट। एक बार परसिस्टेंट, कोफोज और बजाज फाइनेंस, तीनों लेकर आइए। आज सुबह तीनों ये आइडेंटिफाई हुए थे कि आज के शायद स्टॉक्स ऑफ द डे में कोफोज एट डे हाई एट ऑल टाइम हाई और परसिस्टेंट 10% एट डे हाई एंड ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई पर स्टॉक्स। लेकिन वीरू बाकी एफ&ओ में क्या इंटरेस्टिंग, आज मार्केट में वैसे रिकवरी है अच्छी खासी, और आपको आई थिंक वो डेटा में दिखाई भी दे रही होगी। जी अनुज, रिकवरी है, और मेरे ख्याल से अभी तक का जो कन्विक्शन स्पेस है उसमें कुछ केमिकल्स हैं और कुछ मतलब आईटी मोटे तौर पे, बट स्क्रीन देख के, स्टैट्स देख के ये क्लियरली नज़र आ रहा है अनुज कि स्ट्रेंथ मिड कैप आईटी में ही है। आई थिंक मेरे स्क्रीन पे जितने भी इस वक्त फ्यूचर्स और ऑप्शंस के ट्रेड्स के मुताबिक, मतलब स्टैट्स के मुताबिक जो अच्छी चीज़ें हैं वो मिड कैप आईटी में ही है। मैं रखना चाहूँगा इस वक्त स्क्रीन पे एम्फेसिस आज के मूव के साथ। देखिए परसिस्टेंट आज ऑल टाइम हाई पे चला गया, कोफोज ऑल टाइम हाई पे चला गया। जहाँ तक परसिस्टेंट ये एम्फेसिस का सवाल है, एम्फेसिस भी अब ये पूरा अटेम्प्ट करता हुआ कि अपनी ऑल टाइम हाई नहीं, मतलब इनफैक्ट 52 हाई ट्रेजेक्ट्री में जाए। इसका ऑल टाइम हाई वो परसिस्ट करता है मार्च 2022 का करीब 3490, बट एक क्लियर कट ब्रेकआउट होगा अबव 3160 ऑन एम्फेसिस। तो नज़र रखिएगा एम्फेसिस पे, बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है 10%। मिड कैप आईटी का 3100 रुपये का स्टॉक, बिग टिकट साइज स्टॉक है, कोई छोटी बात नहीं होती है। 10% का वाई बिल्डअप नज़र यहाँ पे रखिएगा। और साथ ही साथ एक स्टॉक और रखूँगा स्क्रीन पे, दैट्स आईसीआईसीआई प्रू। इसमें एक ब्रेकडाउन का केस बन रहा था, लेकिन आज एक कंप्लीट रिवर्सल है और करीब करीब 757 पे अच्छे शॉर्ट कवरिंग। टिपिकली अगर आप देखें इस प्राइस बिहेवियर को एक कैंडल रिवर्सल बोलते हैं। इंपॉर्टेंस तब देंगे जब ये अपना कल का मूव 757 के ऊपर से शुरू करे और सस्टेन करे। आज सारे एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ दो ही एक स्टॉक्स ऐसे रखूंगा अनुज जहाँ पे स्ट्रेंथ, मतलब यहाँ से कुछ और स्विंग हासिल करने के लिए कुछ है, दैट्स एम्फेसिस और साथ ही साथ 756 पे आईसीआईसीआई प्रू। अनुज आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स भाषा के पास चलते हैं वीरू, उसके लिए कई सारे काउंटर्स है वीरू जिसमें एक अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिले और कुछ ऐसे भी है जो अभी भी प्रेशर माउंट कर रहे हैं, लेकिन कंसिडरिंग मार्केट का मूड आज थोड़ा सा बेहतर है और तेजी दिख रही है। बजाज फाइनेंस देखिए 5.5% ऊपर नंबर्स के बाद, टेक महिंद्रा, बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व, ये दरअसल वो 3 काउंटर्स बजाज ग्रुप के ये आपको दिखाई देंगे। परसिस्टेंट, कोफोज जितनी बात करें उतना कम लगेगा, 11% का मूव। आज एसआरएफ में भी 6% का इजाफा देखने को मिला। दरअसल एसआरएफ की जो कमेंट्री है कॉन कॉल में वो थोड़ी सी सुधर कर आ रही है, लेकिन मुनाफा वसूली कहाँ है? आयशा, आईसीआईसीआई बैंक, एमएनएम जैसे काउंटर्स, एनटीपीसी जैसे काउंटर्स हल्के से बैकफुट, करीब 1.5 से 2% के नुकसान पर ट्रेड्स बनते दिखाई दिए हैं। एमएनएम फाइनेंस, इन्होंने अपनी गाइडेंस थोड़ी सी ट्वीक की है नीचे की तरफ, तो 4% नीचे काउंटर। वहीं एबीबी, आईडीएफसी फर्स्ट, सीमेंस जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पर दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। तो ये है फिलहाल आपके लिए अब तक की स्थिति। हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरी 1.5 घंटे में कौन से ट्रेड पर फोकस कर रहे हैं। ये मयूरेश जोशी फंडामेंटल समझाएंगे, तो टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते,
चंदन, अमित सेठ और विकास सालुंके है। 220 पर आईटी काउंटर्स नतीजे आ चुके हैं लगभग ज़्यादातर कंपनियों की, सारी कंपनियों की। तो कौन कहां पर बैठ रहा है, यहां पर आईटी का बाहुबली कौन बनता दिखाई दे रहा है, उस पर एक चेक लेंगे। 230 पर दिवाली स्पेशल में हमने 3 दिग्गजों से बात की, जिसमें रामदेव अग्रवाल, मधु केला और साथ ही साथ सुनील सिंघानिया मौजूद थे। बैंकिंग सेक्टर पर इन दिग्गजों का क्या नज़रिया बन रहा है, उस चर्चा के कंश आपके सामने करेंगे पेश। फिर 2:35 पर आनंद राठी के दिवाली वाले कौन से ट्रेड्स हैं जिस पर आपकी नज़रें होनी चाहिए, यतिन से एक अपडेट लेंगे। फिर आईटीसी के नंबर्स के लिए यतिन हमारे साथ बने रहेंगे। ध्यान रखिएगा, कल नतीजे आने वाले हैं और कल आने वाले नतीजों में इंडसइंड और एनटीपीसी जैसे दिग्गजों पर कंचन को जोड़ेंगे। 250 पर कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत चड्डा हमारे साथ देने वाले हैं मार्केट बिग वॉइस में। फिर डीलिंग रूम का जायजा, बीटीएस, टीएसटी, बीटी ट्रेड्स और क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलिए अब हमारे एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, हमारे पैनल में जो एक्सपर्ट्स हैं, और ट्रेड्स देना शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गावा सर, बताइए आपका टॉप ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है आईसीआईसीआई प्रू। ट्रेड कर रहा है 756 पर, स्टॉप होगा 750, करीब 6 रुपए का। अपसाइड टारगेट करीब 770 पॉसिबल है आईसीआईसीआई प्रू। आईसीआईसीआई प्रू 770 की तरफ बढ़ता हुआ ये दिखाई दे सकता है काउंटर। वैसे नंबर्स आ चुके हैं और वो रिएक्शन आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए एमसीएक्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। पहले से ही यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था, लेकिन आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, इसलिए एमसीएक्स की फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 6740 का प्राइस चल रहा है। इसमें स्टॉप लॉस आपको 6649 का लगाना है और टारगेट सेट करने हैं 6950 के। 6950 के टारगेट के लिए एमसीएक्स के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। अगर चाहें तो 6800 का 6800 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 118-19 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इस पे 84 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और 190 रुपए 190 के टारगेट सेट करिए। ओके, एम6 कुछ स्टॉक्स इस फेज में हैं जिनको पता ही नहीं कि इस बाजार में हो क्या रहा है। उसमें से शायद एक एमसीएक्स है। 115 पे एक कॉल, 6800 की भी आपके पास विकल्प है 115 पे ट्रेड करती हुई। अमित सेठ जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, हर्षिता मैम एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा एलटीटीएस। एलटीटीएस का अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक ने पिछले 4-5 दिनों में 200 डेमा को अच्छे से होल्ड किया, वहां पे कंसोलिडेशन करने की कोशिश की और आज के सत्र में हम दे रहे हैं कि एक सिंगल कैंडल ने 10, 20, 50 और 100 डे मूविंग एवरेज को कैप्चर कर लिया और एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट भी है और सेक्टर में भी टेलविंड है। तो 5370 का इसका प्राइस है, 5300 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 5450 एंड 5500 के। ओके, अब राजेश सतपुते के पास चलते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी, एक सेल साइड का ट्रेड रहेगा, वो रहेगा एशियन पेंट। एक रिलीफ रैली जो थी, मुझे लगता है 3020 3040 ये इसका एक ट्रेजेक्टरी थी, मुझे लगता है वो हिट होने के बाद फिर से यहाँ पे एक आर्ली चार्ट पे रिवर्सल दिख रहा है। सो एशियन पेंट सेल करेंगे 3040 का स्टॉप लॉस रखेंगे, छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे और सेल करेंगे। इसका जो इनिशियल टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 2975। अगर वो लेवल टूटता है फिर 2940 तक की जगह बनेगी। तो इट्स अ सेल इन एशियन पेंट। ओके, तो एशियन पेंट में एक सेल साइड का ट्रेड राजेश सातपुते दे रहे। विकास सालुंके, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून अर्शद जी। देखो, मुझे लगता है कि केमिकल में एसआरएफ यहाँ पे स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन से आज एक पुल बैक रैली यहाँ पे देखने मिली है, तो मुझे लगता है एसआरएफ यहाँ पे 2300 के ऊपर बाय करना चाहिए। ऊपर में मुझे लगता है 2440 तक अपसाइड का एक अपमूव यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो 2440 के आसपास के टारगेट इसमें देखने मिल से 1 से 2 दिन में। नीचे में 2240 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखना है और अगर डेली चार्ट देखो तो एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। 2200 के आसपास उसका एक इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल देखने मिल रहा था, वहां से ही आज पुल बैक रैली देखने मिली। तो मुझे लगता है कंटिन्यू होते हुए ऊपर में 2440 के आसपास का एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे कैरी करते हुए देखने मिलेगा। तो एसआरएफ मेरा बाय कॉल रहेगा। एसआरएफ आपका बाय कॉल। यहाँ पे टेक्निकल ट्रेड्स पूरे हो गए, आप थोड़ा सा फंडामेंटल व्यू से बात करते हैं। मयूरेश जोशी हमारे साथ हैं। मयूरेश, आज के इस थोड़े से स्टेबल सेशन की सबसे बड़ी उपलब्धि है मिड कैप आईटी के नंबर्स
और उसने जो एटलीस्ट एक सेक्टर के एक स्पेस पे जो बाजार का कन्विक्शन है बढ़ा दिया। आई मीन ऐसे बाजार में ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करना कोई मामूली बात नहीं है, आपको ठोस अर्निंग्स की ज़रूरत होती है। आपका व्यू क्या है? आपको मतलब स्टॉक स्पेसिफिक चुनाव क्या मिड कैप आईटी में कोई है क्या इस वक्त? आज के नंबर्स पे आपका टेक और आपका कन्विक्शन ट्रेड। आफ्टरनून वीरू जी। नहीं, सो अगेन टाइम एंड अगेन वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर शोज कि परसिस्टेंट, कोफोर्ज और एम्फेसिस ये हमारे ग्लोबल होल्डिंग्स का एक हिस्सा है काफी समय से, और हम ये तीनों स्टॉक्स पे अर्निंग्स के हिसाब से काफी पॉजिटिव हैं एंड दे हैव प्रोबेबली डिलीवर्ड इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। जो एक्सपेक्टेशन है मैनेजमेंट कमेंट्री से गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, परसिस्टेंट हो, कोफोर्ज हो या एम्फेसिस हो, ये तीनों कंपनीज के आई थिंक जो एक मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशन है ये काफी तगड़ी है। EBIT margin should get maintained and in fact जो tech disrupting tech वाला पूरा एक जो landscape बन रहा है, all these three companies are well equipped specifically in terms of cloud computing and generative AI, जो इनके पास platforms और products हैं respectively, I think they can do very very well in the evolving landscape for BFSI, retail, healthcare। तो हमें लगता है I think earnings में जो consistency है शायद companies deliver करता है। Obviously valuations और price action काफी महंगा हो चुका है, इसलिए आई थिंक जिनके पास ये बने रहे। एज अ क्लियर डिस्क्लेमर वी ओन ऑल दीस थ्री स्टॉक्स इन आवर ग्लोबल पोर्टफोलियो। जहाँ तक स्टॉक पिक का सवाल रहा है, मुझे लगता है स्वराज इंजिन्स ये आपके वॉच लिस्ट पे और रडार पे जरूर होना चाहिए। जो नंबर्स आए थे ये काफी आई थिंक उत्साहजनक है। ऑब्वियसली आई थिंक रूरल इकोनॉमी एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव, ट्रैक्टर सेल्स एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव, खरीफ सीजन अच्छा रहा है, राबी सीजन अच्छे रहने की आई थिंक पूरी की पूरी उम्मीद है। इससे आई थिंक एक बॉयंसी मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ ट्रैक्टर सेल्स। ये जो प्रोवाइड करते हैं इंजिन्स लार्जली 22 हॉर्स पावर से लेके 60 हॉर्स पावर, अ लार्ज पार्ट ऑफ द मार्केट इज प्रोबेबली कवर्ड इन द इंजिन्स दैट दे प्रोबेबली प्रोवाइड। जहां तक वॉल्यूम ग्रोथ का सवाल रहा है फॉर सेकंड हाफ यानी पिछले तिमाही में एक्सेप्शनल नंबर्स थे। 48,000 यूनिट्स सोल्ड अगेंस्ट 38,000 यूनिट्स, पहले हाफ में ऑलमोस्ट 88,000 यूनिट्स अगेंस्ट 78,000 यूनिट्स। रियलाइजेशन ग्रोथ अच्छी रही है, मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखा गया है, मैनेजमेंट साउंड्स वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड होपफुल एटलीस्ट ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर, और इसलिए हमें लगता है आई थिंक अर्निंग्स ग्रोथ, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, रिटर्न रेशियोज को सहारे देंगे। तो जो हम ईपीएस रेटिंग, आरएस रेटिंग, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग कैंसिल में देखते हैं, ये सारे पैरामीटर्स फुलफिल करता है। ये स्टॉक आपके रनर। ओके, मेन मार्केट देखिए, और अब हम डे लो पर नहीं आए हैं लेकिन स्लिप आनी शुरू हुई है। इनफैक्ट निफ्टी रेड में आ गया है और मिड कैप इंडेक्स में भी जो बढ़ा था थोड़ी सी कम हुई है। बैंक निफ्टी एक बार के लिए 51,200 के नीचे आया था, लेकिन थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है, तो ये थोड़ा सा क्लोजिंग जो है ना वो अभी भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डाउटफुल है मार्केट के जिस तरीके से चल रहा है। और अनुज मैं देख रही हूँ किस तरह के स्टॉक्स अब बाजार को नीचे खींच रहे हैं। M&M अचानक यहाँ पर 1% का नॉक आया। आप बैंक्स मेंशन करें, इंडसइंड बैंक नंबर से पहले आई थिंक लोग अपने हाथ पीछे खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। HUL नतीजों का इंतजार है, नॉर्मली दोपहर में आ जाते हैं नंबर्स या फिर मार्केट क्लोज की तरफ आ जाते हैं, और उस स्टॉक में एक तगड़ा नॉक आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब आई डोंट नो नर्वसनेस है या फिर बाय डिफॉल्ट डर है कि 2-2:15 बजे के बाद मार्केट पिछले कुछ दिन 3-4 सेशंस में वैसे भी काफ़ी ज़्यादा धुलाई कर रहा है, तो उसको प्रीएम्प्ट कर रहे हैं आज ट्रेडर्स। नहीं हर्षिता, थोड़ा तो मार्केट में नर्वसनेस है, और देखिए क्या होता है कि क्लोजिंग में इस मार्केट में कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं कैरी करना चाहता, क्योंकि सबको डर लगता है कि अगले दिन क्या होगा, और जिस तरीके की मार्केट में इस समय पिटाई हो रही है तो थोड़ा सा मार्केट इस समय डाउटफुल ही है। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि वैसे भी अगर आपने लॉन्ग में पैसा बनाया भी है तो आप बहुत ज़्यादा अपना लक कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते, क्योंकि इस समय मार्केट में लॉन्ग में पैसा बनाना मतलब काउंटर ट्रेड लेना। तो वो उस हिसाब से उस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि इस मार्केट में अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं तो वो बहुत जल्दी समेटना होगा आपको। शॉर्ट कवरिंग बाउंसेस आएंगे, आज सुबह भी हमारी बात हुई थी कि मार्केट में ड्यू है एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस, लेकिन वो टिकेंगे नहीं शॉर्ट कवरिंग बाउंसेस। ये मार्केट अब कुछ ख़राब हो चुका है, अब इसमें थोड़ा सा टाइम और लगेगा इसको ठीक होने में, और हो सकता है एक इवन बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि अब एक बार के लिए प्रीवियस लो का रिविजिट होना ज़रूरी है। जो अक्टूबर लोस थे उनका रिविजिट होना ज़रूरी है, और तभी शायद कुछ स्टेबिलिटी आएगी। वीरू, कुछ बैंक निफ्टी में कुछ ऑप्शंस में कुछ स्पॉट किया क्या आपने, क्योंकि आज कंसिडरिंग वीकली एक्सपायरी है तो यहाँ पर अगर कुछ स्पॉट किया हो तो? अनुज, मैं अभी तो देख रहा हूँ कि सुबह एक कोलैप्स आया था, हमने 51,000 को टेस्ट किया, लेकिन समहाउ अभी तक तो राइटर्स खड़े हुए हैं। अभी तक तो 51,000 पे भी 51,100 भी राइटर्स खड़े हैं, अभी तक तो सिक्योर ट्रेजेक्ट्री लग रही है। लेकिन मैं थोड़ा सा
अगर स्केप्टिकल हूँ ना अनुज, तो मैं कल को लेकर हूँ। जब कल इस 51,000 के पुट राइटर्स का कन्विक्शन नहीं होगा, और अनुज मैं इनफैक्ट आपसे ही पूछूंगा, किसी भी एवरेज के पास बहुत टाइम स्पेंड करना, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, ये ठीक उसी तरीके से है किसी के घर हम जाएं और एक कप चाय की प्याली के बाद एक खाना, फिर दूसरे वक्त तक खाना, फिर तीसरे वक्त तक खाना, तो उसके बाद वहाँ से जाना तय हो जाता है। हाँ। क्या हम 100 डेमा के पास जितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, रिस्क उतना ही बढ़ रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल वीरो, जैसे बहुत सही बात कही है आपने, एनालॉजी आपने सही दी। मैं इसी में एनालॉजी यूज़ करता था मारियो वाली, कि वो मारियो एक वॉल के पास जाता है, वो टकरा जाता है, गिर जाता है, फिर दूसरी बार टक्कर मारता है, फिर गिर जाता है, फिर वो मशरूम खाता है, थोड़ा पीछे भाग के आता है, फिर दीवार पे ज़ोर से टक्कर मारता है तो वो दीवार गिर जाती है। तो फाइनली ये लग रहा है मुझे, ये 100 डेमा फाइनली जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आप लगातार इसको बार बार टेस्ट कर रहे हैं। और वैसे भी आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, आप हमेशा नोटिस करिएगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी इवेंचुअली दोनों एक बियॉन्ड अ पॉइंट थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखाने के बाद उस तरफ अलाइन जरूर होते हैं। जैसे अगर निफ्टी न्यू हाई लगाता है तो बैंक निफ्टी भले ही 2 हफ्ते बाद लगाए लेकिन न्यू हाई लगाता है। उसी तरीके से अगर निफ्टी ने अपना अक्टूबर का लो तोड़ा है तो बैंक निफ्टी भले ही 2 हफ्ते के लैग के साथ तोड़े, लेकिन एक बार के लिए तो बैंक निफ्टी भी वो अपना जो अक्टूबर का लो है वो मुझे लग रहा है वीरू तोड़ेगा, और शायद उसके बाद एक सपोर्ट एमर्ज हो। और ये वाली मार्केट लग रही है कि एक प्रॉपर वाली करेक्शन है जो 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जा रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर वीरू। जी हाँ डॉक्टर साहब, एक बार जरा प्लीज़ 51,000 51,100 की पुट रखिएगा। मानस, ये प्रश्न अगर अब हम आपकी तरफ लेके आते हैं कि मान लीजिए, लेट्स थिंक और लेट्स आई थिंक ड्रॉ दैट पिक्चर, वो उसके बारे में बात करते हैं। अगर 51,000 की ट्रैजेक्टरी टूटी फाइनली, अगर वो एवरेज टूटता है, तो कौन सा स्टॉक उस डाउनसाइड को स्पॉन्सर करेगा? PSU बैंक्स जहाँ पे ऑलरेडी मंथ बेस वॉलेट हो चुके हैं, या फिर कोई और निजी बैंक? आपका व्यू क्या है इस वक्त? तो देखिए, HDFC बैंक को अगर निकाल दें तो, क्योंकि वो स्टॉक अभी भी काफी चार्ट्स पे अच्छा लग रहा है, लेकिन 2 स्टॉक गिरावट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अगर 770 के नीचे गया तो यहाँ पर कम से कम 50 रुपए की गिरावट और देखने को मिल सकती है। और दूसरा स्टॉक है ICICI बैंक का। देखिए, ICICI बैंक ने अभी तक तो 3-4 दिनों में बाइंग दिखाई थी, लेकिन आज का जो पैटर्न है और आज की जो क्लोजिंग अभी तक दिख रही है, उसको देख के डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। मेरे ख्याल से ICICI बैंक में फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, और 1210 तक के भाव ICICI बैंक दिखा सकता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ICICI बैंक, ये 2 स्टॉक बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ खींच सकते हैं। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, खबर पर नज़र डालते हैं। अब डाइवेस्टमेंट के मोर्चे पर बड़ी खबर है। विनिवेश को लेकर सरकार ने अपनी रणनीति बदल दी है, और एक एक्सक्लूसिव जानकारी जो हमें मिली है उसके हिसाब से स्ट्रैटेजिक सेल की बजाय IPOs लाने पर जोर है। लक्ष्मण रॉय के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या हो रहा है। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून। बताइए फिर कि जो डिसइन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट है उसका फोकस इस समय कहाँ पर है? जी गुड आफ्टरनून। दरअसल जिस तरीके से बाजार में गिरावट है, उसमें भी विनिवेश विभाग को लगता है कि IPO को लेकर अभी भी निवेशकों में दिलचस्पी बची हुई है, इसीलिए स्ट्रेटेजिक सेल की बजाय IPO पर विनिवेश विभाग ज्यादा फोकस कर रहा है। अभी NTPC ग्रीन का IPO, जिसको सेबी ने मंजूरी दी है, महीने भर के भीतर बाजार में आने वाला है। इसके बाद कम से कम 3 IPO जो है वो विनिवेश विभाग लाने की तैयारी में है। इसमें एक है SJVNL, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड का ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, उसको IPO लाने की तैयारी है। इसका बता दूं कि 2023 तक 25,000 मेगावाट क्षमता जोड़ने का लक्ष्य है। इसके अलावा NLC ग्रीन का IPO लाने की तैयारी है। NHPC ग्रीन के भी IPO लाने की यहाँ पे तैयारी है। NHPC का रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके पास अभी 1300 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट मंजूर है, पाइपलाइन में है। तो ये अलग अलग IPO आएंगे। इस IPO में भी विनिवेश विभाग ये देख रहा है कि ग्रीन सेक्टर पे, ग्रीन एनर्जी में काफी ज्यादा संभावना है, इसलिए आपने देखा कि ये जितने नाम मैंने लिया वो ग्रीन सेक्टर को लेकर के है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सरकारी कंपनियों के स्ट्रेटेजिक विनिवेश की बजाय आप IPO ज्यादा देखेंगे। तो देखेंगे हम लक्ष्मण जी, लेकिन क्या कुछ कंपनियां हैं जिनमें फिर भी स्ट्रैटेजिक सेल की तैयारी है?
बिल्कुल, इसमें सबसे ऊपर नाम और सबसे पहला नाम है वो आईडीबीआई बैंक का है। आईडीबीआई बैंक को लेकर काफी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और अगले महीने नवंबर में जो इंटरेस्टेड बीडर हैं उनको डेटा रूम का एक्सेस दिया जाएगा, जो भी बाकी इंफॉर्मेशन वो शेयर किया जाएगा। उसके बाद मार्च तक आईडीबीआई बैंक का फाइनेंशियल बिड जारी होने की उम्मीद है। दूसरा नाम है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहां बता दूं कि सरकार 63.75% हिस्सेदारी बेचना चाहती है, लेकिन इस शिपिंग कॉर्पोरेशन में विनिवेश विभाग तो उत्साहित है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि शिपिंग मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है। तो शिपिंग मिनिस्ट्री से आने वाले दिनों में चर्चा करेगा विनिवेश विभाग और फिर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में विनिवेश को लेकर गाड़ी आगे बढ़ेगी। लेकिन कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में विनिवेश फिलहाल नहीं होगा, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, ये साफ कर दूं। जनरल इंश्योरेंस सेक्टर की कई सारी सरकारी कंपनियां हैं, 3 सरकारी कंपनियां जिसके आईपीओ लाने की बात थी, वो भी फिलहाल ठंडे बस्ते में है। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार की कोशिश ये है जो पहले से लिस्टेड जनरल इंश्योरेंस की सरकारी कंपनियां हैं उनकी सेहत सुधारी जाए, उनके शेयर प्राइस जब प्री आईपीओ लेवल से ऊपर तक आ जाएंगे तब फिर बाकी जनरल इंश्योरेंस कंपनी में लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी, फिर उनका आईपीओ लाया जाएगा। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। किसी नई कंपनी के स्ट्रेटेजिक सेल पर फिलहाल कोई विचार नहीं किया जा रहा, न तो कोई ऐसा प्रस्ताव है। ओके लक्ष्मण जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी की पूरी जानकारी हमारे सामने रखने के लिए। मीनवाइल मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो रहा है और बैंक निफ्टी जो 51,200 के नीचे फिसला था तुरंत बाउंस बैक किया 51,200 के ऊपर, अब 51,250 पर आया। एक स्टॉक जो अब रिएक्शन दिखा रहा है वो है एसआरएफ आज सुबह शॉर्ट कवरिंग पर चला क्योंकि काफ़ी शॉर्ट्स थे यहाँ पर, नंबर्स ख़राब थे लेकिन थोड़ी सी मैनेजमेंट कमेंट्री पॉजिटिव थी। हालांकि अब जो कॉल हो रही है उसमें मैनेजमेंट ने फिर थोड़ी 2-3 नेगेटिव बातें बोली हैं जिसकी वजह से ऊपरी स्तरों से ये स्टॉक फिर थोड़ा सा हल्का होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इस पर एक व्यू ले लिया जाए, एसआरएफ पर मयूरेश कोई व्यू है आपका? नहीं, तो कॉल सुनना चाहूंगा अनुज जी पूरी तरह से। ऑब्वियसली आई थिंक नंबर्स हैव नॉट बीन एनकरेजिंग, बट जैसे आप कह रहे हैं अगर कॉल में कुछ नेगेटिव चीजें कही गई हैं तो आई थिंक वो क्या है, किस बारे में है, क्या अर्निंग्स पे बहुत ज्यादा प्रभाव होगा ये सारी चीजों का एटलीस्ट सेकंड हाफ में और फर्स्ट हाफ ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ये बाजार शायद देखना चाहेगा। कोर बिजनेस सेगमेंट्स में रिकवरी कैसे देख रहे हैं ये देखना बहुत लाजमी होगा, बट कहीं ना कहीं नंबर्स डेफिनेटली सॉफ्ट थे। तो हमें लगता है आई थिंक वेट एंड वॉच करें, लेट अस हियर आउट द कमेंट्री कंप्लीटली और फिर एक बार कॉल लेते हैं। तो शायद कुछ और डिटेल आने दीजिए। फिलहाल केमिकल रॉ मटेरियल कीमतों में स्थिरता की बात यहाँ पर उस कॉन्फ्रेंस कॉल में होती हुई दिखाई दी थी और H2 को लेकर अभी भी आश्वासन कंपनी लगातार दे रही है कि शायद एग्रोकेमिकल्स में पिकअप देखने को मिलेगा, डिमांड धीरे धीरे करके पिकअप होती हुई दिखाई ज़रूर देगी। लेकिन देखना यही है कि इस तरह के एनवायरनमेंट में कितना अपनी फैसिलिटी को रैंप अप करेंगे और कितना यहाँ पर नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे। तो ये आपके सामने एसआरएफ और ये एक स्टॉक जो वैसे भी विकास सालुंखे ने रेकमेंड किया है कि अपॉर्चुनिटी खरीदारी की है। चलिए, लेकिन आज का जो बड़ा सपोर्टिंग फैक्टर है इस मार्केट में वो आईटी कंपनियां हैं। हमने देखा किस तरह से कोफोर्ज और परसिस्टेंट के नंबर्स को देखकर इन स्टॉक्स में 11% का मूव देखने को मिला। निफ्टी आईटी इस मार्केट में करीब 2-2.5% तक के गेन्स दिखा रहा है और आप कह सकते हैं कि 90% आईटी कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर एनालिसिस करना ज़्यादा आसान है कि ये सेकंड क्वार्टर आईटी सेक्टर के लिए कैसा रहा और आगे के लिए आउटलुक कितना बेहतर होता दिखाई दे रहा है। आशीष बताइए कैसे स्टैकअप कर रहा है पूरा? इस रिजल्ट सीजन की शुरुआत होने से पहले जो नैरेटिव सेट हुआ था ब्रोकरेजेस द्वारा वो था कि शायद अर्निंग्स बॉटम आउट कर चुकी है, ग्रीन शूट्स विजिबल हैं और होपफुली एक स्टेज सेट हो रही है FY26 में अर्निंग्स रिकवरी की। तो ये अर्निंग्स दरअसल काफी हद तक उस नैरेटिव को मैच कर रही है, ध्यान रखिएगा। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ जो इस क्वार्टर Q2 में तमाम आईटी कंपनी ने डिलीवर करी वो आपकी स्क्रीन पर आएगी। एक स्टेडी क्वार्टर था आईटी कंपनीज के लिए। दिग्गजों में लार्जली सब ने कांस्टेंट करेंसी की जो एक्सपेक्टेशंस थी उसको बीट करा, बारिंग TCS जो कि इनलाइन था, तो उसके लिए थम्स अप। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, मार्जिन्स का परफॉर्मेंस। अच्छा, वो मिला जुला है गिवन कि इस क्वार्टर में रुपया कमजोर हुआ था, INR डेप्रिसिएशन के बेनिफिट्स इन कंपनीज के पास थे। दिग्गजों में TCS ने मिस करा, इन्फोसिस लार्जली इन लाइन था, स्लाइट मिस था, सिर्फ विप्रो और HCL टेक अहेड ऑफ एस्टिमेट्स नजर आए। इनफैक्ट विप्रो ने तो दरअसल 30 बेसिस पॉइंट मार्जिन एक्सपेंशन करा जब इसने 1 मंथ की सैलरी हाइक भी अपने एम्प्लॉइज की एब्जॉर्ब करी थी, डाइजेस्ट करी थी।
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज वर्टिकल वाइज ग्रोथ अक्रॉस वर्टिकल्स पिकअप हो रही है, पर हाईलाइट है बीएफएसआई। उम्मीदें बढ़ गई थी जब Q1 में बीएफएसआई का मोमेंटम पिकअप होना शुरू हुआ था और इस क्वार्टर में वो मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है। इनफैक्ट बीएफएसआई की रिकवरी और ब्रॉड बेस्ड होती हुई आपको नजर आएगी। तो और ज्यादातर मैनेजमेंट कमेंट्रीज ये कहती हैं कि लार्जली ये सिचुएशन, ये कॉन्फिडेंस आगे भी बरकरार रहेगा। बीएफएसआई का परफॉर्मेंस सारी आईटी कंपनीज का Q1 आपकी स्क्रीन पर है। बीएफएसआई की अहमियत ज्यादातर आईटी कंपनीज के लिए सबसे बड़ा वर्टिकल रेवेन्यूज के लिहाज से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस का है। ये तो परफॉर्मेंस की बात थी बीएफएसआई। और बीएफएसआई के साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। पिछले कई क्वार्टर से ये चर्चा में था कि आईटी कंपनीज अपने कर्मचारियों का रैशनलाइजेशन कर रही हैं, छटनी कर रही हैं, कम कर रही हैं। इस क्वार्टर में फाइनली नेट एम्प्लॉय एडिशंस के आंकड़े आपकी स्क्रीन पे लार्जली सब ने कर्मचारी जोड़े हैं। ये हेडकाउंट एडिशंस दरअसल हायरिंग में पिकअप दरअसल हो सकता है एक अर्ली इंडिकेटर हो। ये लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले दिनों में और ग्रोथ चैनलाइज होगी और मोमेंटम इंप्रूव होगा। जहां तक आउटलुक की बात है, ज्यादातर आईटी कंपनीज H2 यानी कि आने वाली छमाई के लिए वो एक वर्ड इस्तेमाल करती हैं, सब ने वही करा, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। जहां तक Q3 की बात है, ये करंट क्वार्टर जो अब चल रहा है, ये हम सब जानते हैं सीजनली कमजोर है। क्यों कमजोर रहता है? क्योंकि बिलिंग डेज कम होते हैं, छुट्टियों का टाइम होता है और फरलॉज देखने को मिलते हैं। प्लस कई सारी आईटी कंपनीज के वेज हाइक्स का इंपैक्ट इस क्वार्टर में आना है। पर जितनी आईटी कंपनी से बात करी, जहां जहां बात हुई, सबका एक बात मेंशन करना था, लास्ट ईयर के फरलॉज बहुत तगड़े थे। इस बार शायद उस तरह का डीपर इंपैक्ट, उतने फरलॉज हाई आपको नजर ना आए। तो उस लिहाज से इस बार का Q3 पिछले साल के Q3 से बेहतर होगा। इन्फोसिस तो गाइडेंस देता है, बढ़ा दी उसने गाइडेंस। HCL टेक ने अपनी गाइडेंस का लोअर एंड ऊपर कर दिया। हां, विप्रो ने जरूर अगले क्वार्टर की जो गाइडेंस दी थोड़ी सी फीकी दी है, डी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। जब से लास्ट क्वार्टर की शुरुआत हुई थी तब से स्टॉक के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर रख दिए मैंने। HCL टेक ने ताबड़तोड़ तेजी दिखाई है। उसके चलते हुआ क्या, यह परफॉर्मेंस जून ऑनवर्ड्स, ये क्वार्टर जो था जून एंड ऑनवर्ड्स, सारा परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर। और HCL टेक की ताबड़तोड़ तेजी के बाद TCS और HCL टेक के मूल्यांकन दरअसल, जैसे हम कहते हैं वैल्यूएशंस एट पार आपको नजर आएंगे। इस प्लेट को फ्लिप कर दीजिए तो वैल्यूएशन की तस्वीर भी स्क्रीन पर आएगी। तो जो नैरेटिव सेट हुआ था मोटा मोटी, शायद एकदम सटीक पड़ती हुई आईटी कंपनीज उस पर, और लग रहा है एक बेस तैयार हो चुका है। आने वाले समय में एक बढ़िया रिकवरी प्ले आउट होती हुई शायद नजर आए। आज कुछ आईटी कंपनीज हमने चर्चा भी करी थी चैनल पे, सुनिए उनका क्या कहना है। हमारा मानना है कि कोफोर्ज के लिए बीएफएसआई की ग्रोथ सस्टेनेबल है और ये सस्टेन करेगी। हमने साल के शुरू में भी बोला था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैक्रोस, बीएफएस का बिजनेस कोफोर्ज का कम से कम 10% एनुअल बेसिस पे मिनिमम उतनी ग्रोथ रजिस्टर करेगा और उस गाइडेंस पे हम बरकरार हैं। जो हमारा ऑर्डर पाइपलाइन अभी है, नेक्स्ट 12 मंथ की साइंड ऑर्डर बुक कोफोर्ज की इस क्वार्टर के एंड पे $1.3 बिलियन है, जो कि सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से 40% ऊपर है। ऑर्डर इनटेक इसी क्वार्टर का, नॉर्मली हमारा ऑर्डर इनटेक करीब $300 मिलियन होता है, $516 मिलियन रहा है। ऑर्डर इनटेक को देखते हुए, नेक्स्ट 12 मंथ साइंड ऑर्डर बुक को देखते हुए, हम कॉन्फिडेंट हैं कि अगला क्वार्टर 3, जो कि नॉर्मली आईटी कंपनीज के लिए वीक क्वार्टर होता है, एक रोबस्ट क्वार्टर होगा ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बीएफएसआई स्पेस में 7.5% की ग्रोथ दिखाई दी है। एक थोड़ा सा मार्जिनल इम्पैक्ट जो आता है फरलोज की वजह से Q3 में, वो अगर निकाल दें तो बाकी उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। हमारे कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शंस काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, हमारी डील क्लोजर अच्छी हो रही है, तो हमें स्ट्रक्चरली कोई चेंज नहीं दिख रहा है और हमें कॉन्फिडेंस है कि ये अगले H2 में भी आपको ऑल सेक्टर्स में आपको ग्रोथ दिखाई देगी। हाईटेक एक हमारा एक सेक्टर है जो एक थोड़ा सा स्लो डाउन सिचुएशन में था पिछले 2 क्वार्टर में, मगर अभी जो हमने कुछ डील्स साइन किए हैं उसका इफेक्ट आपको अगले 2 क्वार्टर में आपको दिखाई देगा। आज के 2 सुपरस्टार्स हैं ये, परसिस्टेंट सिस्टम्स और साथ ही साथ कोफोर्ज, क्योंकि कमेंट्री बहुत सॉलिड रही। लेकिन मयूरेश, आपने वो पूरा प्रेजेंटेशन आशीष का देखा, एक चीज़ आप कह सकते हैं, जैसे मार्केट में वो लोग कहते हैं ना कि जो अच्छा है वो महंगा मिलेगा और जो और भी अच्छा है वो और भी महंगा मिलेगा। अब टेक्नोलॉजी से एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ टर्न अराउंड रहेगा
और वैल्यूएशन फ्रंट पर भी आप गौर करिएगा, TCS 28 गुना, HCL टेक भी उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, इन्फोसिस 25 गुना, आपका विप्रो खुद 24 गुना के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अब आपका पैकिंग ऑर्डर क्या बदला है नंबर्स के बाद? क्या अभी भी आपको लग रहा है TCS इन्फी ही लीड करेंगे, या फिर आज कोफोर्ज परसिस्टेंट की कमेंट्री सुनकर वहां पर अब थोड़ा सा डबल डाउन किया जाए, एक्सपोजर बढ़ाया जाए? तो हर्षद जी, जैसे मैंने कहा, आई थिंक मिड कैप आईटीज में आई थिंक आउट परफॉर्मेंस काफी एविडेंट है और कमेंट्रीज काफी स्ट्रांग रही है। ऑब्वियसली आई थिंक विद द काइंड ऑफ ऑर्डर बुक दैट दे आर रैंपिंग अप विद, ये बहुत स्वीट साइज ऑर्डर बुक होता है, क्योंकि 1 मिलियन से लेके 20 मिलियन तक क्लाइंट्स में जो एक डिसीजन मेकिंग होती है वो शायद ज्यादा डिफर नहीं होती, क्योंकि ऑटोमेशन के जो प्रोसेसेस होते हैं या कंट्रोल्स लाने होते हैं ये लाजमी होते हैं एज कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी इज इंप्रूविंग। तो कहीं ना कहीं आई थिंक दे आर इन अ स्वीट स्पॉट एज फार एज द ऑर्डर बुक इज कंसर्न, जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज के शायद फेवर में नहीं आता इन एन एनवायरनमेंट लाइक दिस। ऑब्वियसली Q4 से यानी Q1 ऑफ द यूएस कॉन्टेक्स्ट अगले कैलेंडर ईयर में डिस्क्रिशनरी बजट्स कैसे फर्म अप होते हैं देखना बहुत लाजमी होगा। बट अगेन विद इन लार्ज कैप्स व्हाट वी आर लुकिंग एट फ्रॉम पैकिंग ऑर्डर थियरी इज इन्फोसिस, HCL टेक, TCS और फिर विप्रो। विद इन मिड कैप एज आई सेड, जो हमारी होल्डिंग्स हैं जो हम काफी समय से होल्ड कर रहे हैं, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, एम्फेसिस, इसमें आई थिंक हमारी एक पॉजिटिव ट्रैक्शन लुकिंग एट कमेंट्री एंड एक्सपेक्टेड नंबर्स, एक पॉजिटिव ट्रैक्शन शायद बरकरार रह सकता है। ऑब्वियसली प्राइस एक्शन, वैल्यूएशंस महंगे हैं, इन्वेस्टर्स विल हैव टू वेट फॉर अ डिक्लाइन ऑन दीस काउंटर्स, बट आउट ऑफ दीस लॉट आई थिंक जो स्टॉक्स देखे जा सकते हैं, सोनाटा एज एन एग्जांपल एक बहुत इंटरेस्टिंग पिक हो सकता है, क्योंकि उनके पास भी जो इकोसिस्टम है, जो ये प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग। सोनाटा जैसे आइडियाज पर भी नजरें रखी जा सकती है। पूरा स्पेस है जो दरअसल रेडार पर है। मानस, वेरी क्विकली, HCL टेक, TCS, इन्फोसिस, तीनों में अगर एक ट्रेड लेना हो चार्ट्स पर, आपको सबसे स्ट्रॉन्ग क्या लग रहा है? देखिए, फिलहाल के लिए तो HCL टेक जिसने आउट परफॉर्म किया है, हाई टॉप साइड बॉटम लगातार दिख रहे हैं और हर करेक्शन पे 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, वहीं पर खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आपको एक पोजीशन ट्रेड लेना हो तो 1810 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। टारगेट आपको 1925 के सेट करने हैं, जो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले 1 से 2 हफ्ते में HCL टेक दिखा सकता है। ओके, HCL टेक इस समय सबसे बेहतरीन ट्रेड 1846 पर एक मौका आपको साफ दिख रहा है। चलिए अब आगे कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। वैसे निफ्टी बैंक कायम है, करीब 51 to 36 के आसपास ट्रेड करता हुआ। कंसिडरिंग निफ्टी बैंक को लेकर ही आज सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। इसी सेक्टर पर एक एक्सक्लूसिव चर्चा जो हमने की है, दिवाली के लिहाज से यहाँ से आगे कहाँ पर पैसा बनता हुआ दिखाई देगा, तो 3 दिग्गजों से अनुज रूबरू हुए, जिसमें मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल हैं, MK वेंचर्स के फाउंडर मधु केला और एबिकस एसेट के फाउंडर सुनील सिंघानिया। और इन्होंने अपना पर्सपेक्टिव दिया है कि यहाँ से बैंकिंग स्टॉक्स में या फिर इस पूरे सेक्टर में कहाँ पर दम नजर आएगा। रामदेव सर, आपके हिसाब से मार्केट इतना बड़ा है लेकिन अपॉर्चुनिटीज कहाँ है इस समय? मतलब मैं तो ग्रोथ देखता हूँ कैपिटल मार्केट्स में, अक्रॉस द बोर्ड कैपिटल मार्केट्स में, जो मतलब जो भी गेटवेज हैं, चाहे वो ब्रोकिंग हो, चाहे एसेट मैनेजमेंट हो, वेल्थ मैनेजमेंट हो, सो पूरा हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है मार्केट का। बिकॉज जो 40 मिलियन या 4 करोड़ जो अकाउंट्स थे, अभी 170, 75, 180 हो गए और लास्ट मंथ भी 4.5 मिलियन आया है। मतलब ये जर्नी जो है 300 मिलियन की अगले 3-4 साल में हो जाएगी लग रहा है। तो मार्केट का एक्सपांशन इज गारंटीड। ओके, सो उसके वो देखते हुए कैपिटल मार्केट्स के ऑल द एलिमेंट्स दे आर लुकिंग वेरी गुड। एंड हमारे घर में हो रहा था, ज़्यादा समझ में आ रहा है। लेकिन मेरे को लगता है सेक्टर अमंग द लिस्टेड बिगर वन, द बिगेस्ट वन इज बैंक्स। सो वो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की जो एक HDFC के पीछे जो HDFC और सब जो ट्रांजिशन हुआ, HDFC, कोटक और सब जगह जो लीडरशिप ट्रांजिशन हुआ, उसके कारण से जो मतलब काफ़ी डिप्रेशन आ गया उनके स्टॉक प्राइसेस में। मेरे को लगता है कि मतलब ऐसा कि बहुत खराब, बहुत लो वैल्यूएशन नहीं है, लेकिन इन रिलेशन टू व्हाट हैज हैपेंड इन द मार्केट, आई थिंक दे आर very reasonably priced. Okay. So I would also agree. Private sector bank, and they're wonderfully run franchises, and on the back of this private sector banks franchise, आपका 4 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन होने वाला है. It's very well regulated, very well managed, and very clean balance sheets,
and growing at 15-17% even now, and you are getting at 15-17p with 17% ROE. तो मुझे लगता है कि इट्स अ टेरिफिक वैल्यू एंड वेरी आइकॉनिक टेरिफिक वैल्यू. मतलब यू कैन इन्वेस्ट फॉर 1 year, यू कैन इन्वेस्ट फॉर 3 years, एंड यू कैन इन्वेस्ट फॉर एवर टाइप्स, यू नो. सो मुझे लगता है वो स्पेस इग्नोर्ड है. बहुत बड़ा स्पेस है. In the listed space, I would 100% agree with Ramdev. And if you just go one step below, which is where at least we look at opportunity, वहाँ पे तो और भी ज्यादा attractive है valuation. That you can get really good companies maybe at 0.6, 0.7 time book value for if you take a 2-year forward view. And these are really compelling valuations for variety of reasons. This sector is not played out, but ये play out होना चाहिए. इस साल पैसा बनाने का यहाँ पे होप काफी है. बिल्कुल सुनिए सर, यहाँ पे वैल्यूएशन भी थोड़ा कंफर्टेबल है. मतलब आप काफी स्टॉक्स में रिएक्शन भी अर्निंग्स पर ठीक ठाक पॉजिटिव आ रहा है. आप पोर्टफोलियो में लग रहा है कि ऐड करना चाहिए इस समय प्राइवेट बैंक? See, there is absolutely no doubt. This is a large sector. Like the country cannot grow without banking. और ये जो 4-5 बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, सो क्या हुआ ना, मार्च 24 अगर आप देखिए तो मार्च 24 में अर्निंग्स वर द बेस्ट for the banking sector, but stocks did not go anywhere. I think this year earnings might not be that great because थोड़ा सा आपका NPA का भी आएगा, थोड़ा pressure भी है because deposits have been slow to grow, but maybe investors will take a call from a 2-3 years forward perspective. और 13-14 PE है. I think this is the only sector which is cheaper than the 10-year average. Nothing else in the Nifty or the markets is cheaper compared to its 10-year average, and with good franchises. तो अगर आपको brand खेलना है तो all of them are great brands. All their ancillaries are into every business, which whether it is broking, asset management, investment banking, सब जगह है. तो they will also benefit out of it. I think it's I think अगर आप overall देखेंगे from a as भैया said 1 year, 3 year, 5 year perspective, and if you're comfortable with reasonable returns, I think this is a very, very safe sector. ओके, मिड कैप मार्केट थोड़ा हल्का हुआ है अब एक्चुअली. अब इंडेक्स जो 600 पॉइंट ऊपर था जब हमने शो की शुरुआत की थी, अब सिर्फ 400 पॉइंट ऊपर रह गया है. हालांकि अभी भी ग्रीन में इंडेक्स, लेकिन क्लियरली ऊपरी लेवल से थोड़ा सा हल्का हुआ है यहाँ पर ये इंडेक्स. चलिए अब 4 का चौका की शुरुआत करते हैं. सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे मानस से, उसके बाद राजेश सातपुते के पास चलेंगे एफएनओ सुपरस्टार के लिए, विकास सालुंके से चार्ट का चमत्कार और मयूरेश जोशी से मिड कैप फंडा. मानस, आपकी ट्रेड. देखिए एबीबी पे ध्यान दीजिए क्योंकि एबीबी लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है और अभी ये स्टॉक अपने 100 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है. तो एबीबी के पुट ऑप्शन में खरीदारी करनी है. 7700 का पुट ऑप्शन जो 145 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, उस ऑप्शन में खरीदारी करेंगे. स्टॉप लॉस 94 का लगाना है और टारगेट 250 रुपए के सेट करना. ओके, एबीबी की पुट ऑप्शन 7700 की, दोनों स्टॉक्स क्रैक हुए हैं. सिमस एबीबी, एफएनओ सुपरस्टार राजेश सतपुते जी के सौजन्य से आएगा. राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी देखिए, सेल साइड का ही ट्रेड होगा. हालांकि आते आते 30-40 पॉइंट और गिर गया. सो काउंटर है कमिंस इंडिया. बहुत ज्यादा वीकनेस है, मुझे लगता है यहाँ पे 3300 के टारगेट के लिए इसमें सेल बनता है. एट लेवल ऑफ 3400 आपको सेल करना है. स्टॉप लॉस रहेगा 3450 का. ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी कमिंस में बनती हुई, ये भी एक और सेल साइड का ट्रेड आपके लिए पेश किया गया है. अगला ट्रेड ऑफ कोर्स है आपका चार्ट का चमत्कार, और वो विकास आपकी तरफ मैं आ रही हूँ. बताइए, क्या आपको भी लग रहा है मंदी का ट्रेड या फिर कुछ तेजी की अपॉर्चुनिटी है? नहीं, मुझे थोड़ा बाई साइड में लग रहा है कि जेएमडीसी लिमिटेड यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है. जिस हिसाब से आज उसमें एक पुल बैक रैली देखने मिली, कल थोड़ा सा रिट्रेस देखने मिला था, लेकिन 358 के ऊपर अभी फिलहाल तो ट्रेड कर रहा है. तो मुझे लगता है जेएमडीसी यहाँ पे बाय करना है. 348 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे बाय कीजिए. ऊपर में मुझे लगता है 382 के आसपास का एक पॉजिटिव मोमेंटम इस काउंटर में देखने मिल सकता है. तो जेएमडीसी यहाँ पे बाय करना है. ओके, जीएमडीसी आपका 359.95 पे बाय है. और अब चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए मयूरेश जी के पास. मयूरेश जी, सेल है आपके लिए, तो दुनिया जहां के प्राइस खुले हुए हैं अच्छे. आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरू जी, आई थिंक गणेशा इकोस्फीयर, अगर ये डिक्लाइंस पे काउंटर मिलता है तो ये आपके वॉच लिस्ट पे होना चाहिए. गणेशा इकोस्फीयर में जो नंबर्स आए थे पिछले तिमाही में, आई थिंक काफी शानदार नंबर्स थे, क्योंकि जो स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों परफॉर्मेंस था
इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, इन टर्म्स ऑफ एबिटा मार्जिन्स। जो कंसोलिडेटेड मार्जिन्स थे वो 14.5% के 14.2% के आसपास आए थे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़े लो थे, बट कहीं ना कहीं आई थिंक मैनेजमेंट को लगता है कि एक रिकवरी जरूर देखी जा सकती है। टॉप लाइन में इजाफा अच्छा खासा हुआ था, जो हम एक्सपेक्टेशन बांध के रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड एबिटा पर टन, जो लगभग 12,850 रुपए के आसपास था। टैड बिट लोअर अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट एक्सपेक्टेशन यही है कि सेकंड हाफ में एक जरूर इंप्रूवमेंट देखी जाएगी, बिकॉज दिस ट्रेडिशनली इज अ वीक क्वार्टर एज फार एज एक्सपेक्टेशन इज कंसर्न्ड। ये जो पूरी वेस्ट रिसाइकलिंग की थीम है, आई थिंक दिस विल ओनली गेन मोमेंटम ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एंड ईयर्स। और हमें लगता है आई थिंक जो एक सस्टेनेबल ग्रोथ है और जो एक अपॉर्चुनिटी है स्पेसिफिकली आई थिंक रिसाइकलिंग मार्केट के लिए, जो 3 बिलियन का मार्केट है, शायद 11 बिलियन का मार्केट हो सकता है अगले 5 वर्षों में। तो आई थिंक प्लेयर्स लाइक गणेशा शुड प्रोबेबली बेनिफिट। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, जो इनके पास रिसाइकलिंग के जो इनपुट मटेरियल आता है और जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, ये काफी तगड़ी है एंड दे आर एक्सपेंडिंग एट अ गुड पेस। जी ईटिंग मच लेवल्स। जी ओके, चलिए अभी काम करते हैं, आपको सारे ट्रेड्स बता देते हैं यहाँ पे जो पिक किए गए इस सेगमेंट में। पहला ट्रेड था सस्ता ऑप्शन माना जी के सौजन्य से आया, ABB की 7700 की पुट फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 250.94 का स्टॉप लॉस रहेगा। राजेश सतपुते जी ने भी सेल किया और उन्होंने कमेंट्स को सेल किया। कैपिटल गुड्स के दोनों सेल कॉल आया फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 3397 पे ट्रेड करता हुआ। और विकास जी ने जो चार्ट का चमत्कार पिक किया वो आपकी स्क्रीन पे, आज की कॉल GMT-C। चंदन तापड़िया इस बीच हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज जुड़ चुके हैं। चंदन, गुड आफ्टरनून। चंदन, आप लोग अपने आई थिंक क्लाइंट्स को क्या एडवाइजरी दे रहे हैं? इस फॉल को कैसे आप लोगों ने रीड किया? पोजीशंस पे आपने कहाँ कहाँ स्क्वायर ऑफ की, कितनी रिड्यूस की हैं? मतलब एग्जैक्टली आपका RMS कैसे काम कर रहा है इस वक्त? बिल्कुल वीरू, देखिए तो बाजार में लगातार ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और हर बाउंस पे यहाँ पे बिकवाली देखने को मिली है। आई थिंक काफी दिनों के बाद में इस तरह का एक प्रॉफिट बुकिंग जोन देखने को मिला है। अदरवाइज मार्केट में कुछ घंटों से ज्यादा वीकनेस नहीं होती है, तो जो भी एक सेंटिमेंट चेंज हो उसकी वजह से स्टॉक्स में काफी बिकवाली हुई है। वी आर वेटिंग कि थोड़ा सा और यहाँ पे एक नीचे के लेवल पे स्टेबिलिटी बने, तब जाके यहाँ पे अग्रेसिव स्टेंस रहेगा डिप्स में बाय करने के लिए। हालांकि वी ऑलवेज बिलीव कि जब भी मार्केट में मेजर पैनिक हुआ है और वहां पे यदि खरीदा गया, मार्केट ने अच्छा रिवॉर्ड दिया है, बट उससे पहले स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या पता ये रिसेंट डिक्लाइन है वो कहीं 24,000 के आसपास आके थमे। बैंक निफ्टी जो हल्का सा आउट परफॉर्म कर रहा था, वहां पे भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। हो सकता है वो लगभग 50,000 के नीचे जाके स्टेबिलिटी देखे, तो थोड़े से और डिप्स पे हम सपोर्ट का वेट कर रहे हैं और उसके बाद में यहाँ पे एक नया अग्रेसिव स्टेंस हम अपनाना चाहेंगे विद द व्यू की वापस मोमेंटम बुलिश साइड में बने। अभी के ट्रेडिंग सेटअप की बात करें तो देखिए कैपिटल गुड्स पे पूरा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट बैंकिंग आउटर में सेलिंग है। कुछ चुनिंदा ऑटो नेम है जहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है। तो एक ट्रेड के लिहाज से आप बात करोगे तो मैं यहाँ पे TVS मोटर पे खरीदारी की सलाह दूंगा। बाजार की प्रॉफिट बुकिंग के बावजूद भी यहाँ पे स्टेबिलिटी बनी हुई है। लगभग पिछले 11 दिनों से मल्टीपल टाइम यहाँ पे स्टॉक ने 2650 2630 के आसपास का सपोर्ट लिया है, तो TVS मोटर पे खरीदारी की सलाह होगी। 2650 का 2670 का एक सपोर्ट रहेगा 2670 का, और यहाँ पे लगभग ऊपर में 2820 तक के टारगेट बनने चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी TVS मोटर में बन रही है। लेकिन हम कुछ देर पहले दिवाली की बात कर रहे थे और हमने दिग्गजों की राय सुनी कि कैसे वो बैंकिंग स्टॉक्स में वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव समझ रहे हैं और कुछ अपॉर्चुनिटी भी बनी है। लेकिन ब्रोकरेजेस की राय क्या है? दिवाली कितनी धमाकेदार हो सकती है और कहाँ पर स्टॉक्स में मौके हैं पोजीशन लेने के? हमारे लिए अब यतिन जुड़ गए हैं स्टूडियोज़ में, जो आपको बताएंगी कि ब्रोकरेजेस के रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं और किन शेयरों पर आपकी नज़र होनी चाहिए पोर्टफोलियो बनाते समय। तो अगर हम ब्रोकरेज पिक्स की बात करें तो आनंद राठी की जो ब्रोकरेज पिक्स हैं दिवाली के लिए यहाँ 40 से 50% की एक्सपेक्ट करते हैं अपसाइड। उनमें लार्ज कैप में हिंदुस्तान जिंक उनको पसंद आ रहा है। ऑब्वियसली अगर हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो जिस हिसाब से जिंक और सिल्वर के प्राइसेस यानी चांदी के दामों में उछाल आया है, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जिंक में 750 तक के टारगेट्स बन सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस 500-530 के आसपास है, तो कहीं ना कहीं यहाँ बढ़िया अपसाइड आनंद राठी को आती हुई दिखाई दे रही है। मिड कैप्स में IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि टोल कलेक्शंस डबल डिजिट्स में बढ़ रहे हैं, यहाँ भी उनका टारगेट लगभग 86 रुपीज़ के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्लू चिप्स में टाटा टेक्नोलॉजीज़ में 1450 के टारगेट्स के साथ वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा जुपिटर वैगन्स 700 से 760 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से यहाँ इनको टारगेट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और PSUs में 2 स्टॉक्स उनको पसंद आ रहे हैं, GRSC जहाँ 2650 का टारगेट है और BEML यहाँ 5400 तक के टारगेट्स आ सकते हैं।
आनंद राठी के हिसाब से। ओके, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेड्स आपके लिए पेश किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप यतिन इस अपडेट के लिए। अच्छा, SBI लाइफ एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि कुछ देर पहले यहाँ पर नंबर्स आ रहे हैं और ये स्टॉक वैसे भी थोड़ी सी मुनाफा वसूली का शिकार बना है। फटाफट से मैं आपको बता दूं क्या आंकड़ा आया है। प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 40% तक की ग्रोथ है, 529 करोड़ वर्सेस 380 करोड़। यहाँ पर एनुअल प्रीमियम अर्न में भी हल्का सा पिकअप देखने को ज़रूर मिला। स्टॉक अब कोशिश कर रहा है पॉजिटिव टेरिटरी में टिकने की, लेकिन ये फिलहाल आपके सामने SBI लाइफ स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए नंबर्स के साथ ही रहते हैं और फिर बात करते हैं कि कल किन नंबर्स पर मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, दिग्गजों में ITC अपने नतीजे पेश करेगा, फिर इंडसइंड बैंक NTPC के साथ 13 वायदा की कंपनियां हैं जो दरअसल अपने नंबर्स पेश करने वाली हैं। शुरुआत ITC के साथ ही करते हैं। ऑफ कोर्स हम इंतज़ार HUL का कर रहे हैं, लेकिन यतिन बताइए ITC क्या डिलीवर करेगा? देखिए, ITC की जहाँ तक की बात है, सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ पिछले क्वार्टर बहुत बेहतरीन आया था जिसके कारण रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे। इस टाइम अगर हम बात करें तो लगभग रेवेन्यूज़ में 7% का जंप और प्रॉफिट में लगभग 3% का जंप, और प्रॉफिट इस टाइम लगभग 5,000 करोड़ से ज़्यादा का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वार्टरली बेसिस पे। ऑब्वियसली अगर हम एबिटा की बात करें तो कोई बड़ा यहाँ सुधार आप नहीं देखेंगे। इनफैक्ट मार्जिन्स लगभग आधा % गिर के 36% के आसपास आएंगे, और एब्सोल्यूट बेसिस पे अगर आप एबिटा देखें तो यहाँ 5.5% की ग्रोथ होगी। 6400 करोड़ के आसपास का एबिटा एक्सपेक्टेशन है। जहाँ तक कि वॉल्यूम ग्रोथ का सवाल है, ऑब्वियसली जो FMCG बिजनेस है, जो फूड बिजनेस है, यहाँ एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा बहुत ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा सिंगल डिजिट पे। हालांकि जो सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ है यहाँ लगभग 7 से 8% का ग्रोथ आपको ग्रॉस बेसिस पे आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और FMCG की अगर हम बात करें तो दूसरी कंपनियों ने जहां नेगेटिव ग्रोथ दिखाया है यहाँ थोड़ी बहुत पॉजिटिव ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, और होटल बिजनेस का भी एबिट मार्जिन स्टेबल रहने की गुंजाइश इस क्वार्टर में आती हुई दिखाई पड़ रही है। ओके, तो ये बात हुई ITC पर। मानस, टेक्निकली स्टॉक पोजीशन कैसा है इस समय, और इस पर अगर कोई एक ट्रेड लेना हो तो क्या ट्रेड होगा कंसिडरिंग ये जिस तरीके से गिरा रिसेंटली? देखिए, अगर हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करें तो नेगेटिव पैटर्न दिख रहे हैं, लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं, 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि स्टॉक तैयार है अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टच करने के लिए, जो कि 465 के आसपास है। तो वो टारगेट आप सेट कर सकते हैं। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो शॉर्ट साइड पे होगा। स्टॉप लॉसेस आपके 191 के ऊपर आएंगे, और या तो बेहतर ट्रेड रहेगा कि ITC के पुट ऑप्शन में आप एक ट्रेड ले रहे हैं। एक 480 वाला पुट ऑप्शन ITC का लिया जा सकता है, 7 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इस ऑप्शन में आपको स्टॉप लॉस लगाना है, करीब 7 रुपए का ट्रेड हो रहा है, 5 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 14 से 15 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है कि 480 के पुट ऑप्शन में ITC के देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, ये बात हो गई ITC पर। दो और नंबर्स जिस पर नजर रहेगी, इंडसइंड बैंक और NTPC। वैसे खैर काफ़ी नंबर्स आने हैं, लेकिन हम सिर्फ इंडेक्स के नंबर्स पर आज फोकस कर रहे हैं। कंचन के पास चलते हैं और जानते हैं कि इंडसइंड बैंक और NTPC से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कंचन, चलिए पहले इंडसइंड से शुरुआत करते हैं। जी, अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो यहाँ पे हमें 7.6% का एक अपसाइड देखने को मिल सकता है YOY बेसिस पे, लेकिन पैट एट द सेम टाइम -4% होता हुआ दिखाई देगा इस क्वार्टर में। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एट द सेम टाइम हमें फ्लैट यानी कि 1 से 1.5% तक बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन इस टाइम पे नेट NPA की बात करी जाए तो ये Q-on-Q बेसिस में हमें फ्लैट दिख सकते हैं, और जो मार्जिन है वो 12 बेसिस पॉइंट से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। अब स्लिपेज बढ़ने से जो प्रोविजन है वो हाई रहने का अनुमान है, और MFI इंडस्ट्री में भी हो सकता है कि जो स्लिपेज है और भी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे। लेकिन जो प्रोविजन ट्रेंड इस टाइम पे दिखाई दे रहा है, इनके जो पीयर्स हैं उनके कंपैरेटिवली कहीं ना कहीं स्टेबल है, उनसे अच्छा दिखाई दे रहा है। अब बिजनेस ग्रोथ भी जो है वो अच्छी रहने की उम्मीदें जताई जा रही है, और जो एसेट क्वालिटी है वो भी कहीं ना कहीं स्टेबल रह सकती है। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें कि किन फैक्टर्स पे हमें फोकस करना है इस टाइम पे, तो क्रेडिट कॉस्ट कैसी रहेगी, साथ में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का जो ट्रेंड है इस टाइम पे कैसा रह सकता है, और साथ ही साथ MFI पोर्टफोलियो की ग्रोथ किस तरीके की आ सकती है। तो ये थी बात इंडसइंड बैंक पे। अगर हम NTPC की बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू में हमें YOY बेसिस पे 1% का अपसाइड एक एक्सपेक्टेड है। एट द सेम टाइम एबिटा में 11% का अपसाइड, और मार्जिन की बात करी जाए तो यहाँ पे 1.5 से 2% बढ़ते हुए मार्जिन दिखाई दे सकते हैं, और पैट में भी करीब 16% का एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। अब पैट में जो ये हमें हेल्दी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, बेसिकली ये जो रेगुलेटेड इक्विटी में इंक्रीज है उसके चलते देखने को मिल सकती है।
सकती है, फोकस कहाँ रखना होगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का एडिशन किस तरीके से होता है, थर्मल कैपेसिटी एडिशन के लिए कंपनी की तरफ से किस तरीके की टाइमलाइन आती है, साथ ही साथ रिन्यूएबल आर्म IPO के रिलेटेड किस तरीके की कंपनी अपडेट सामने रखती है। बिल्कुल, तो ये NTPC स्टॉक रेडार पर रहेगा। अमित सेठ जी, एक बार NTPC का चार्ट देखिए और बताइए इस समय क्या NTPC में कुछ बॉटम फिशिंग की जाए। जी अनुज जी, अगर देखा जाए तो NTPC ने रिसेंटली अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 413 के आसपास है वो उसने ब्रेक किया है। सपोर्ट की अगर बात करें तो सपोर्ट लगभग 390, जहां पे कॉन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट जोन और 100 MA आता है। अगर वहां पे हमें कोई रिवर्सल के साइन मिले तो रिस्क रिवॉर्ड इंप्रूव होगा। 390 395 विल बी अ गुड जोन टू एंटर, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। वहां पे लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। फॉर दैट टिल दैट टाइम इसमें एक बार वेट करना चाहिए। NTPC और इंडसइंड बैंक, इन दो नंबर से बातचीत हुई। मीनवाइल जरा एक बार कुछ ट्रेड्स पे चेक और ले लेते हैं अदर देन अर्निंग्स। मीनवाइल निफ्टी जो है वो डे लो की ट्रैजेक्टरी में 24,433, जो ट्रेडेबल जोन था उसका लो था करीब 24,408, तो ऑलमोस्ट हम उसी ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी एक सुरक्षित डिफरेंशियल मेंटेन करके चल रहा है। एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा यूनाइटेड ब्रेवरीज, आज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक पुल बैक आया 2001 के स्तर पे, और मतलब आप अगर पूरे लास्ट 2 साल को रीड करें, 1.5 साल को रीड करें, तो इसके लिए 200 डे ने हमेशा एक बाय जोन के तौर पे काम किया है। आपकी राय यहाँ पर क्या होगी अमित, कैसे अप्रोच करेंगे आप यूनाइटेड ब्रेवरीज को? बिल्कुल डिसेंट उसी जोन से पुल बैक आया, इसको थोड़ा सा और राइड करना चाहिए अभी, या फिर दैट्स इनफ, यहाँ से फिर लिक्विडेशन शुरू होगा? विरेन जी, काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न आज बना है 200 MA पे। जैसे कि आपने कहा, प्रीवियसली भी हमने देखा कि जब जब स्टॉक 200 MA पे आया है, एक तरह की हमारे लिए एक एंट्री की अपॉर्चुनिटी बनी है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आज का जो ये कैंडल बना है उसमें वॉल्यूम्स आर आल्सो सपोर्टेड, तो मेरे ख्याल से एक गुड सपोर्ट एरिया है, गुड रिस्क रिवॉर्ड जोन है टू एंटर। स्टॉप लॉस थोड़ा सा हम रखेंगे 1940 का पोजिशनली, और मुझे लगता है कि स्टॉक वंस अगेन 2050 एंड 2100 की तरफ रिबाउंड कर सकता है। ब्रेवरीज 1994 पैकेट ट्रेड करता हुआ, एक मैंने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट यहाँ पे पिक कर लिया। अब एक वीक कैंडिडेट लेके आते हैं जहाँ पे आज क्रैक हुआ। आज ल्यूपिन काफ़ी बड़ा क्रैक यहाँ पे, और थोड़ा सा आई थिंक अलर्ट इस चीज़ से होना चाहिए कि इसका जो एक ब्रेकआउट पॉइंट था -5 जुलाई का, उसके बाद एक वर्टिकल राइज था राइट फ्रॉम आई थिंक 1710 से लेकर करीब 2170 तक। आज उस फ्लैग जिसका शायद लोअर एज 21-20 था वो वायलेट हो गया है, अलॉन्ग विद दैट 50 डेमा भी वायलेट हो गया। अपनी लॉन्ग्स पे क्या करें, और थोड़ा जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो ल्यूपिन पर किस सेटअप में ट्रेड करने चाहिए, किस सेटअप के अंतर्गत ट्रेड करने चाहिए? तो देखिए 6-7 हफ्ते से अगर आप देखें तो 2100 रुपए के आसपास स्टॉक सपोर्ट ले रहा था। आज 2100 का लेवल ब्रीच हुआ है, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया है, लोअर टॉप लोअर बॉटम से कंफर्मेशन है। आई थिंक 100 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हो सकते हैं, जो कि करीब 2000 के आसपास है, 2010 पे है। तो यहाँ से भी 70-80 रुपए का डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकता है। डिस्क्लेमर है कि यहाँ पर हमने एक पुट ऑप्शन में बाय रिकमेंडेशन अपने क्लाइंट्स को दिया है, तो वहां पर आप अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। आई थिंक जो 2080 का पुट ऑप्शन 32 रुपए में ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करिए, और 60 से 65 रुपए तक के टारगेट 2080 के पुट ऑप्शन में लुपिन के देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, और उसके बाद गुरमीत चड्ढा हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। चलिए अब गुरमीत के पास चलते हैं और कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा, उनसे जानते हैं कि अब मार्केट में इस करेक्शन में वो क्या अप्रोच रख रहे हैं। गुरमीत, गुड आफ्टरनून। ठीक ठाक करेक्शन मार्केट में, पहली बात तो आपके हिसाब से क्या रीज़न रहा, और दूसरा अब करना क्या है इस मार्केट में? अनुज, एक जो छोटा सा कंसर्न आ रहा है कि कोई रिकवरी सस्टेन नहीं हो रही है, क्योंकि थोड़ा जब जो भी बाउंस बैक अटेम्प्ट होता है, जैसे आज भी जो अटेम्प्ट हुआ था लास्ट हाफ एन आवर में, वापस से लगता है सेलिंग आई है थोड़ा। और दूसरा एक मुझे लग रहा है जो कंसर्न लग रहा है थोड़ा सा, अर्निंग्स ऐसा एक्साइटिंग नहीं आ रही किसी भी पॉकेट से, वो शायद प्रेशर बढ़ा रहा है।
तो अच्छी अर्निंग्स का आना जरूरी है। जो भी कुछ हैवी वेट्स है, थोड़ा कुछ बैंक्स को शायद हेवी लिफ्टिंग करनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत निफ्टी आईटी ने किया है, बट ब्रॉडर अर्निंग्स जो है अभी तक थोड़ा वीक रही है और ज्यादा डाउनग्रेड है फिर से, और ये सेलिंग प्रेशर बढ़ा रहा है। दूसरा, यूएस इलेक्शंस को लेके भी थोड़ा मुझे लगता है कि एफआईआई शायद थोड़ा ड्राई पाउडर क्रिएट करना चाहेंगे, क्योंकि वो इवेंट भी 2 हफ्ते में है। तो अगले कुछ दिन मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ मार्केट, एक बेस बनाने के लिए। जब एक बार बेस बनेगा तो शायद थोड़ी सैनिटी आएगी, सेलिंग थोड़ा रुकना चाहिए। तो हम क्योंकि बॉटम टाइम करना बहुत मुश्किल है, और मैं बार बार बोल चुका हूँ कि मुझे लगता है कि ये बुल मार्केट करेक्शन है, और हमने वर्चुअली एक भी 10% करेक्शन नहीं देखा है लगभग 2 साल से। तो शायद पहला करेक्शन है जो थोड़ा सा, हर करेक्शन अनुभवी के अनुसार तो बहुत सारे करेक्शन देखे हैं पिछले 15-20 साल में मार्केट में। हर करेक्शन नए कारण से आता है, अर्नव करता है। 12-13 बिलियन डॉलर आप 2 हफ्ते में सेलिंग हो जाएगी, ये तो अब किसी भी मार्केट में प्रेशर आएगा। तो हम थोड़ा सा सिलेक्टिवली डिप कर रहे हैं, ग्रेजुअली स्टैगर्ड डिप में कैश फ्लोज अच्छे आ रहे हैं। इन्वेस्टर्स से जो डिस्कशन हो रहा है वो ये है कि किस लेवल पे कितना डालना है। मुझे नहीं लगता कहीं पे पैनिक अभी है। अब यहाँ से और 5-10% करेक्शन आता है, उसके बाद क्या रिएक्शन होगा वो देखना पड़ेगा। बट अभी भी जो स्टांस है वो बाय ऑन डिप्स है। तो हमने फाइनेंशियल्स में काफी खरीदारी करी है। थोड़ा सा हमने सिलेक्टिवली आईटी कंपनीज में खरीदारी करी है, और हम थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन कॉल ले रहे हैं डिफेंस पे, रेलवे स्टॉक्स में, जहाँ पे बहुत अच्छा करेक्शन आया, 25-30-40% करेक्शन। ओके अच्छा, नहीं ये बात ठीक है। अर्निंग्स को लेकर जो बात कही जा रही है कि क्या अर्निंग्स में इस बार एक तरीके का हॉरर शो है, उससे आप कितना सहमत होंगे? मुझे लगता है वीक है अभी। हॉरर शो तो नहीं कहूंगा मैं। जैसे थोड़ा सा जो गाइडेंस है मुझे लगता है वो भी, जैसे आज केपीआईटी ने बोला, क्योंकि वो एक ही सेक्टर पे डिपेंडेंट है, कि ग्लोबल मोबिलिटी में थोड़ा स्ट्रेस आ रहा है, तो स्टॉक्स बहुत रिचली वैल्यूड है। प्रॉब्लम ये है, जो अच्छी कंपनीज हैं वो काफी रिचली वैल्यूड है, तो थोड़ा भी मॉडरेशन होगा आउटलुक में, वो परेशान करेगा। हमने देखा 5 कंपनीज के रिजल्ट आए, उन्होंने बोला कि गाइडेंस रिवाइज किया 1-2 कंपनीज ने। थोड़ा सा हमने बिल्डिंग मटेरियल में भी वो सॉफ्टनेस देखने को मिली। तो हर जगह जो है थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा ग्रोथ मोमेंटम भी मॉडरेट हुआ है। बहुत ज्यादा मॉडरेट नहीं हुआ है, थोड़ा सा। आरबीआई ने भी 6.8 किया है 7% से ग्रोथ गाइडेंस को। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंज्यूमर सेंटिमेंट, ये फेस्टिव सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेकंड हाफ है और जो मैरिज सीजन है, देखने के लिए। बट मैं हॉरर शो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि सबड्यूड है अभी तक। पूरा अर्निंग आ जाने दीजिए, बैंक्स का पूरा आ जाने दीजिए, तब शायद एक बेहतर राय बनेगी। अभी टेलीकॉम का आना है। आज कुछ अच्छे पॉकेट्स हैं जहाँ पे मुझे लगता है अर्निंग्स अभी भी अच्छी रहेगी। मैं इनफैक्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर आपकी राय लेना चाहूँगी गुरमीत। एक तो हमने यहाँ पर कैनफिन होम्स का परफॉर्मेंस देखा, अच्छा था, मैनेजमेंट की तरफ से एक सॉलिड कमेंट्री आई है, और एक कंफर्ट जोन में है कि देखिए जो दिक्कतें बाकी एनबीएफसीज और बैंकों को क्रेडिट कार्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स में हो रही है, ये प्योर प्ले हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में नहीं देखने को मिला है। एंड मोर ओवर इनके मार्जिन्स भी काफ़ी रेजिलिएंट रहे हैं और बड़े हैं। क्या ये एक स्पेस है इस पूरे यूनिवर्स में जहाँ पर अनसिक्योर्ड लोन, बढ़ते क्रेडिट कॉस्ट की चिंता हो सकती है, और जो कुछ कंपनियों ने जाहिर की है, जो आपको शायद ज़्यादा सेफर रिटर्न्स दे? नहीं, अच्छा पॉकेट है, और एक अच्छी बात यह है कि वैल्यूएशन कंफर्ट है। आप देखिए जैसे पीएनबी हाउसिंग है, बुक वैल्यू पे है, उनकी अब जो बिल्डर एक्सपोजर है वो लेस देन 2% रह गया है। 75% जो है वो सैलरीड है और पीएसयू एम्प्लॉइज है। सिमिलरली कैनफिन में भी यही प्रोफाइल है, और आप एवरेज टिकट साइज देखेंगे तो हेल्दी डबल डिजिट में है। होम फर्स्ट एक कंपनी है जिसने बहुत अच्छा किया है पीछे, साउथ वेस्ट प्रेडोमिनेंटली ज्यादा है, बहुत अच्छी पेडिग्री है मैनेजमेंट की। बजाज हाउसिंग के आने, आईपीओ आने से थोड़ा सा मुझे लगता है पूरे सेक्टर में थोड़ा सा री रेटिंग आया है, क्योंकि बजाज हाउसिंग 4-5 टाइम्स बुक पे है, और बाकी जो 1 बुक पे थे उससे कम पे, वहां पे थोड़ा सा री, तो स्पेस अच्छी लगती है। और मुझे लगता है बैंक्स भी, चाहे वो एसबीआई हो, आईसीआईसीआई हो, उनका होम लोन में मार्केट शेयर एसबीआई ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। तो ये एक पॉकेट है जिसमें क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने के चांसेस कम लगते हैं, स्ट्रक्चरल डिमांड है, और मिड सेगमेंट में अभी भी कोई स्ट्रेस नहीं है। हाँ, थोड़ा सा स्मॉल टिकट लोन्स पे, माइक्रो फाइनेंस पे हमने स्ट्रेस देखा है। देखिए क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण शायद 50% करेक्ट हो गया है। अगर आप 5 स्टार देखेंगे, एक्विटास देखेंगे, बहुत जगह काफी करेक्शन। तो जहां आरबीआई कंसर्न है उस स्पेस को अवॉइड करें। हमने देखा है कि रेगुलेटर प्रोएक्टिव है प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में। गोल्ड बेस्ड एनबीएफसीज में हुआ था, हमने स्ट्रेस देखा। आईपीओ फंडिंग में हुआ था, हमने स्ट्रेस देखा।
अभी थोड़ा सा माइक्रो फाइनेंस पे स्ट्रेस है। एक हमारा यहाँ पे एक हमें स्टॉक पसंद आता है, वो यूग्लो है। वो एमएसएमई लेंडिंग करता है बट ज्यादातर सिक्योर्ड करता है और को लेंडिंग करता है। कल नतीजे बहुत शानदार है, 10,000 करोड़ का ये हो गया है जिसमें से 45% ऑफ बुक है, मतलब वो को लेंडिंग करते हैं एसबीआई और बड़े बैंक के साथ। और क्रेडिट कॉस्ट बहुत रेयरली 2% के ऊपर गया है कभी। तो बिलो बुक है, नेटवर्थ 3,500 करोड़ है, मार्केट कैप अभी 21-2200 करोड़ है, फंड रेज किया है। तो कुछ जगह आपको थोड़ा सा साइकिल से पहले हो सकता है शॉर्ट टर्म पेन मिले, बट रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल सकता है मीडियम टर्म। गुरमीत, आपने पहले प्रश्न के उत्तर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि वैल्यूएशंस आपको इन डिप के बाद उस स्पेस में अच्छे लग रहे हैं जिसको लेके इस डिप से पहले चिंता थी, और वो थे पीएसयूज। डिफेंस का जिक्र किया आपने रेलवेज का जिक्र किया। दो डैमेज, यानी एक का इटसेल्फ जो पहले हो चुका था और एक इस बाजार के साथ। फॉर इंस्टेंस आज HUL जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बिलो 200 डे एक्सपेंशन में बच। आपका पिकिंग ऑर्डर क्या है इसमें, डिफेंस में और रेलवेज में? तो हमने डिफेंस में HAL ऐड किया है रिसेंटली पोर्टफोलियो में। हमने रेलवे स्टॉक्स में टीटागढ़ ऐड किया है। हमने PSUs में, बैंक्स में SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा सा ऐड किया है। और हमें लगता है यहाँ पे ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी है अगले 5-6 साल की। हमें अर्निंग विजिबिलिटी दिखती है कि एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है। और SBI बहुत समय से आप देखिए कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर आप पूरा PSU बैंक इंडेक्स देखेंगे शायद 11 पी पे है, पूरा बैंक निफ्टी शायद 15 पी पे। तो मुझे लगता है कि अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखें, जबकि अर्निंग्स अच्छा आ रहा है, वैल्यूएशन वाइज शायद 15-20 साल के मीन वैल्यूएशन से बिलो है। कोई भी बैंक अभी आपको 4-5 बुक पे नहीं दिखता है। सिमिलरली थोड़ा सा हमारा एक्सपोजर हम थोड़ा सा और इंफ्रा लेंडर्स पे भी हम थोड़ी सी निगाह कर रहे हैं कि अगर और करेक्शन मिलता है तो क्या हम उसमें वो कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बोला कोई जल्दी नहीं है, बट क्या होता है जब ज्यादा करेक्शन आता है तब करेज चला जाता है, कैश होता है। तो आपको स्टैगर्ड वे में ही करना पड़ेगा। और एक बहुत पुरानी कहावत है कि पास्ट करेक्शन हमेशा अपॉर्चुनिटी लगता है, करंट वाला हमेशा रिस्क लगता है। तो थोड़ा इमोशनल और बिहेवियर का रोल्स आप यहाँ पे बढ़ गया है, और आपको थोड़ा ग्रेजुअली नेविगेट करें तो बेटर रहता है, क्योंकि उससे आप और मार्केट गिरता है तो करेज कम हो जाता है डिप्लॉयमेंट। इस बीच TVS मोटर के नंबर्स आ रहे हैं, वो आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आएंगे। थोड़ा सा मिस है क्योंकि अनुमान से कम प्रॉफिट का फिगर ज़रूर दिखाई दे रहा है। 560 करोड़ के आसपास कंपनी ने अपना 660 करोड़ के आसपास कंपनी ने अपना प्रॉफिट डिलीवर किया है। 23% तक की वृद्धि ज़रूर है। इस बार ये अनुमान था करीब 700 करोड़ के ऊपर ये फिगर जाता हुआ दिखाई देगा। एबिटा के लेवल पर 1080 करोड़ तक का एबिटा कंपनी ने पोस्ट किया है। एक्सपेक्टेशन थी 1133 करोड़ की। मार्जिन्स आए हैं 11.7% पर, जहां पर अनुमान 12% का था। मार्जिन फ्रंट पर थोड़ा सा ठीक है, आप कह सकते हैं 30 बेसिस पॉइंट का एक मिस है, लेकिन बड़ा मिस ऑफ कोर्स एबिटा फ्रंट पर आता हुआ। प्रॉफिटेबिलिटी में भी एक डिसेंट मिस है, और रेवेन्यू के फ्रंट पर भी 9,228 करोड़ का फिगर, जहां पर अनुमान 9,465 करोड़ के आसपास का था। तो ये इनफैक्ट आपके लिए वो आंकड़े स्टैंड अलोन नंबर्स आपके सामने। अनुज, एक शार्प हिट आता हुआ, तो कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, थोड़ा सा भी अगर मार्केट को पसंद नहीं आया तो फिर स्टॉक की धुलाई शुरू। हाँ, लेकिन पता है हर्षदा, इसके केस में मैं बताऊँ, इसके केस में आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी हुई थी। मतलब TVS फ्रैंकली 11% के उसके मार्जिन थे पिछले साल इसी क्वार्टर में। अब आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो 12% पर आ जाएगा, तो प्रॉब्लम उनकी नहीं है। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि कई बार लिखते हैं ना कि अर्निंग्स मिस एस्टिमेट्स, अर्निंग्स हैवंट मिस एस्टिमेट्स, एस्टिमेट्स हैव मिस्ड अर्निंग्स। मतलब आपने शायद बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख ली थी, लेकिन दिक्कत क्या है कि TVS को वैल्यूएशन इतनी ज़बरदस्त मिलती है कि उसको कोई गुंजाइश नहीं है हल्का सा भी डिसअपॉइंटमेंट पेश करने की। इसकी वजह से खैर कमेंट्री देखेंगे, इनकी कमेंट्री में क्या आता है वैसे। लेकिन क्योंकि जैसे हम कह रहे थे बजाज ऑटो का एग्जांपल था ही मार्केट के पास कि फेस्टिव जो है वो इतना अच्छा रहा नहीं, उस वजह से शायद थोड़ा सा और नॉक लगाए। प्लस ये स्टॉक मेरे ख्याल से 3 गुना हुआ है पिछले 2 साल में शायद। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे TVS मोटर का, तो ये देखिए, ये 2 साल का चार्ट है, 118%। तो स्पेस नहीं है इन स्टॉक्स में कोई भी डिसअपॉइंटमेंट करने की यहाँ पर। यही नंबर्स अगर 2 साल पहले आए तो स्टॉक इस तरीके से इतना वायलेंटली नहीं रिएक्ट कर रहा होता। एक और चीज़ बोलूँ मैं इसमें,
इसमें एक बार मैनेजमेंट की कमेंट्री सुन लेते हैं और अगर देख लेते हैं कि क्या ये, अगर इन्होंने भी वही बात बोली जो बजाज ने बोली है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज नंबर्स इतने खराब नहीं है जितना मतलब कि आप सोच रहे थे। मतलब 6% मिनटों में टूट 6% मिनटों में टूट जाना बड़े स्टॉक का इतना नहीं। 40 करोड़ का मिस है, मतलब करीब 5-6% का मिस है। ऑपरेटिंग मार्जिन में 30 बेसिस पॉइंट का मिस है। कोई हाउलर नहीं है ये, मतलब 6% ना हाउलर पे गिरते हैं स्टॉक। ये आज की डेट में इसको आप एकदम हाउलर नहीं कह सकते, लेकिन स्टॉक गिर गया 6%। मार्केट का मूड ऐसा है, इसकी वजह से भी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। गुरमीत, कुछ कंसर्न्स उठेंगे क्या? या तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको एक ही दिन में 6% नीचे टीवीएस मोटर मिल रहा है तो फिर एक मौका ही हुआ उन लोगों के लिए जो ले नहीं पाए थे स्टॉक। देखिए, मैं एक बार, जैसा अनुज ने बोला, एक बार देखना चाहूंगा कि मिक्स क्या है। इतना आईक्यूब के नंबर्स है, एएसपी में गिरावट है कि कमोडिटी इन्फ्लेशन की वजह से तो नहीं मार्जिन कम आया है, जो कि ट्रांजिएंट हो सकता है। तो वो एक बार थोड़ा मिक्स देखना पड़ेगा। हमने बजाज ऑटो में भी यही रिएक्शन देखा था, तो थोड़े नंबर सॉफ्ट आए थे। और अनुज ने अच्छी बात बोली, सब स्टॉक्स 2-3 गुना भागे हैं पिछले 1 साल में। तो जब आप टू व्हीलर स्टॉक्स को हाई वैल्यूएशन देंगे, 30-35 टाइम्स देंगे, तो कोई भी डिसअपॉइंटमेंट होगी तो बाजार ऐसे ही रिएक्ट करेगा। और हमने देखा है, हम कभी भी आउट परफॉर्मेंस क्वेश्चन नहीं करते। मैं भी पीछे एक डिस्कशन हो रहा था, उन्होंने बोला कि शिपिंग कंपनीज 50% गिर गई है। जब वो 6 टाइम्स ऊपर गई थी 1 साल में और 2030 की ऑर्डर बुक पे डिस्काउंट करी थी, तब कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा था। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि करेक्शन अच्छे हैं। आई थिंक हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि अब हर साल, अब हर महीने बाजार ऊपर नहीं जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा, जैसा मैंने बोला, क्लीन अप होगी। जब मार्केट बाउंस करेगा तो आपको बहुत क्लियर रहना है कि जहां अर्निंग सपोर्ट है मुझे वहीं ऐड करूँ। तो एक बार कमेंट्री देख के शायद बेटर कमेंट कर पाऊँ। हमारे पास टीवीएस होल्डिंग और सुंदरम क्लेटन है पोर्टफोलियो में, टीवीएस मोटर्स नहीं है। नंबर्स में बारीकियां देख लेते हैं कि किस सेगमेंट से ग्रोथ आ रही है, और खासतौर से ईवी को लेकर सबसे ज्यादा यहां पर री रेटिंग हुई थी, उस सेगमेंट का परफॉर्मेंस कैसा है। एक स्टॉक जो शायद कोशिश करेगा अपनी चाल को फिर से रीरेट करने की, वो है पेटीएम। एक बहुत बड़ा रिलीफ आया है गुरमीत, और स्टॉक ने रिएक्शन दिया है 8% का। एनपीसीआई ने फाइनली कह दिया है कि आप यूपीआई कंज्यूमर्स को, यूजर्स को फिर से ऑनबोर्ड करना शुरू करें। अब वहाँ पर एक डिसेंट हिट लगा था, लेकिन कितनी जल्दी कंपनी एक क्लॉबैक कर पाएगी, और ये सिर्फ एक दिन का रिएक्शन है या फिर वाकई यहाँ पर अब धीरे धीरे करके कुछ रेजिलियंस आएगा? क्योंकि कल की कॉन कॉल में भी कंपनी ने कुछ अपने अग्रेसिव टारगेट्स रखे हैं आगे बिजनेस को बढ़ाने के। डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज है कि आप यूपीआई पे नए कस्टमर जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सारी कंपनीज एक ग्रोथ रेट पे फंक्शन करती है। वैल्यूएशंस न्यू एज कंपनीज में डिफरेंट उस पे होता है। एक जो कंसर्न रहा है पेटीएम में, वो बहुत मैसिव एट्रीशन रहा जब आरबीआई का एक्शन हुआ। उनके पेमेंट बैंक्स पे उनके कुछ बहुत सीनियर, इंक्लूडिंग भावेश, उन्होंने एग्जिट किया है। तो मिड लेवल पे और मैनेजमेंट लेवल पे काफी एट्रीशन है। दूसरा, आरबीआई लेंडिंग को जो एक मेन हेवी लिफ्टिंग करता रहा है, स्पेशली जो शॉर्ट टर्म लेंडिंग है, वहां पे आरबीआई थोड़ा सा अभी भी सख्त है, रवैया थोड़ा सख्त है। तो मेरा प्रेफरेंस, हालांकि कंपेरेबल नहीं है, मेरा प्रेफरेंस पीबी फिनटेक पे ज्यादा है। एक बार आपका स्टैक बन जाता है तो आप उसके कई यूज केसेस बनाते हैं। एसेट लाइट मॉडल है, 90% इंक्वायरीज ऑनलाइन इंश्योरेंस की वहां हो रही है। पैसा बाजार में भी अब वो लीक नहीं कर रहे हैं, लेंडिंग वाला प्लेटफॉर्म भी ग्रेजुअली बिल्ड हो रहा है, और थोड़ा सा और प्लेटफॉर्म्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अपफ्रंट फी मॉडल है, बहुत एसेट लाइट मॉडल है। तो मेरा वहां पे झुकाव ज्यादा है, और जोमेटो पे ज्यादा है वर्सेस पेटीएम इन द न्यू एज स्पेस। ओके गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी सेक्टर्स पे, और आपकी जो रीसेंट बायज हैं उन पे खुल के बात करने के लिए, अपने विचार प्रकट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अनुज, क्लोज वही, मतलब कल की कहानी, हालांकि कल से सम्मानजनक स्थिति में हम, बट स्टिल हेडिंग टुवर्ड्स डे लो 24421, वही ट्रैजेक्टरी जब सुबह आप और मैं स्क्रीन पे थे, लगभग हमने छुई थी 9:44 पे। ये क्लोज कैसे देख रहे हैं, और कल के लिए अप्रोच निफ्टी बैंक पर? वीरू, देखिए, क्लोज ख़राब है मार्केट की। जिस तरीके से मार्केट पिछले कुछ दिनों से ट्रेड कर रहा है, उतना ख़राब भले ही ना हो, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, और ये खैर मैंने जब ये भेजा था तब तो निफ्टी इतना नीचे था भी नहीं, लेकिन व्यू मेरा यही था कि शॉर्ट पोजीशन कैरी करिए इस मार्केट में। अगर आपके अंदर जिगरा है तो शॉर्ट पोजीशन कैरी करने का, क्योंकि बहुत कम लोगों में होता है वो जिगरा कैरी करने का, क्योंकि इस मार्केट में कोई रैली टिक नहीं रही है।
मेन चीज़ बॉटम लाइन ये है कि कोई भी रैली इस मार्केट में टिक नहीं रही है, कॉन्फिडेंस इस मार्केट में रत्ती भर का नहीं है इस समय बिल्कुल भी, और ये मार्केट अब जब तक 2-3 दिन डे हाई पर बंद नहीं होगा तब तक इस मार्केट का ट्रेंड बहुत ख़राब रहेगा और इस मार्केट का ट्रेंड सेल ऑन रैली पे ही रहने वाला है। तो इसके लिए इस मार्केट में बिल्कुल भी आप लॉन्ग तो खैर कैरी करने की सोचिए मत, और अगर हल्का सा भी कॉन्फिडेंस आपके अंदर है तो शॉर्ट भी कैरी करने की कोशिश कर सकते हैं। जी हाँ, निफ्टी डे लो के आसपास आता हुआ ऑलमोस्ट, और बैंक निफ्टी आपको एक सेंस मिल गया कि कल के लिए क्या अप्रोच रखनी है। अगर आपके पास पोटेंशियल है रिस्क लेने का तो अभी भी शॉर्ट पर ही थोड़ा सा पेडल प्रेस कीजिए। एक बार देखते हैं यतीन के पास चलते हैं, फिर आएंगे मार्केट ब्रेथ पर। डीलिंग रूम में क्या है, ट्रेडर्स कैसे अप्रोच कर रहे हैं आज के सेशन को, क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए। यतीन, डीलर्स के रडार पे क्या है इस वक्त? देखिए, मार्केट थोड़ा ट्रिकी और डीलर्स तो स्टॉप लॉस लगा के अपने ट्रेड करने के लिए बता रहे हैं। एक स्टॉक जो उनको पसंद आ रहा है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां वो BTST की सलाह दे रहे हैं 250 तक के टारगेट्स के लिए, और आज खरीदारी दिख रही है PSU बैंक्स में। इनफैक्ट पिछले आधे घंटे में बैंक ऑफ बड़ौदा में काफ़ी अच्छे प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये एक स्टॉक डीलर्स के रडार पे है। इसके अलावा HUL रिजल्ट्स के पहले शॉर्ट बिल्डअप दिखाई दे रहा है HNI डेस्क पे। इनफैक्ट डीलर्स यहाँ STBT की सलाह दे रहे हैं और उनको लगता है कि काउंटर में लगभग 50 से 70 रुपये तक की डाउनसाइड आती हुई नज़र पड़ सकती है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ भी डीलर्स एक STBT का ट्रेड कर रहे हैं कल के लिए। ओके, चलिए फिर ये कुछ ट्रेड्स आपके लिए। अब BTST STBT ट्रेड्स लेते हैं हमारे पैनल से। गाबा सर, क्या कैरी करें कल के लिए? है तो वीक स्टॉक में मार्केट, तो स्टॉक होना चाहिए शॉर्ट, वो है हीरो मोटर्स। ट्रेड कर रहा है 5155 पर, स्टॉप लगाना चाहिए 5200 का, करीब 45 रुपीज। डाउनसाइड 5000 पॉसिबल है। हीरो मोटर्स में स्ट्रेंथ नहीं, हीरो मोटर्स में स्ट्रेंथ नहीं, डाउनसाइड की गुंजाइश बढ़ती हुई। मानस, आपका ट्रेड? तो देखिए, लुपिन के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। फाइनली लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड दिखने लगा है, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसला है, तो लुपिन के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 2082 के आसपास प्राइस चल रहे हैं। 2111 2111 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने की राय रहेगी, और 2020 के टारगेट सेट करने हैं लुपिन के फ्यूचर में। ओके, लुपिन में STBT आपका, और बात कर ही रहे थे कुछ देर पहले हम। राजेश सतपुते जी, आपके कैरी करेंगे? वीरेंद्र जी, देखिए मुझे लगता है कि लुपिन के बाद मुझे लगता है तो नेक्स्ट काउंटर वीक रहेगा, वो रहेगा सन फार्मा। एक क्लीन ब्रेकडाउन है आज सन फार्मा में, 1843 के आसपास चल रहा है, तो इस लेवल पे बेचेंगे। 1870 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 30 पॉइंट्स का रखेंगे, और मुझे लगता है इसका जो इमीडिएट अगर आप सपोर्ट देखेंगे तो 1800 के आसपास पुट राइटर खड़े, वही हमारा STBT का टारगेट हुआ। अमित जी, आपके रडार पर कौन सा स्टॉक रहेगा? जी अनुज जी, STBT रहेगा आइशर मोटर्स में। आइशर मोटर ने आज एक गैप डाउन के साथ ओपनिंग स्टार्ट की और ऑलमोस्ट डेज लो पे है। सारे की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, स्ट्रक्चरली थोड़ा सा वीक हो गया है यहाँ पे। लगभग 4670 का प्राइस है फ्यूचर्स में। इसे शॉर्ट करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 4720। टारगेट्स रहेंगे 4600 के एंड 4550 के आइशर मोटर्स। ओके, तो ये फिलहाल आइशर में भी एक सेल साइड का ट्रेड। चंदन, बताइए आपका कॉल क्या रहेगा? बिल्कुल, देखिए बाजार में हर बाउंस पे बिकवाली आ रही है, और 24442 के नीचे होल्ड करता है तो बाजार में और 500-700 पॉइंट का करेक्टिव मूव नहीं बन जाए। मेरा बिकवाली में सलाह रहेगी कॉनकोर, कंटिन्यूसली यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, वीकेस्ट काउंटर है, किसी भी रैली में यहाँ पे रिकवरी नहीं हुई है। मेरे हिसाब से यहाँ पे बिकवाली कंटिन्यू रहेगी। मौजूदा लेवल पे बिकवाली की सलाह रहेगी। 835 का स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे में 780 तक के डाउन साइड के टारगेट कॉनकोर कंटेनर कॉर्पोरेट्स छूता हुआ नजर आना चाहिए। ओके, मीनवाइल एक बार आप लेकर आइए SRF का चार्ट। आई थिंक मार्केट प्रिपेयर कर रहा है शायद कल एक गैप डाउन के लिए यहाँ पर हर्षता, क्योंकि जो कॉल थी उसमें मैनेजमेंट क्लियरली सर उन्होंने एक बात कही कि एक केमिकल सेगमेंट में जो प्रेशर था शायद उसका वर्स इज ओवर, लेकिन अदरवाइज़ कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्टेटमेंट मुझे वहाँ से नज़र नहीं आई। और ये जब हमने शो की शुरुआत की थी तब ये स्टॉक 6% ऊपर था, अब ये स्टॉक सिर्फ 2.5% ऊपर रह गया है, और जैसे जैसे क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है इसमें और वीकनेस बढ़ी रही है। तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि कल शायद थोड़ा सा और सेलिंग प्रेशर झेले। वैसे भी इसमें जो असली रिएक्शन है वो कॉल के बाद अगले दिन नॉर्मली जब मार्केट डाइजेस्ट कर लेता है उसके बाद आता है,
तो चाइना का भी काफ़ी प्रेशर है और ये एक ऐसी स्पेस है जहाँ अभी भी क्लियरली अर्निंग्स का सपोर्ट है नहीं और ये मार्केट भी बहुत काफ़ी ख़राब हो गई है ये मार्केट इनफैक्ट। तो उस हिसाब से ये भी एक स्टॉक है जो मेरे रेडार पर रहेगा। यहाँ पर भी शायद कल थोड़ा सा और सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। अनुज, लेकिन मार्केट में जिस बात का डर था वही हो रहा है कि क्या जिस लेवल पर हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, क्या उन लेवल्स पर हम होल्ड कर पाएंगे? वहाँ से 100 पॉइंट नीचे आ चुका है। मैंने बात कही थी हजदा 2 बजे की मार्केट को अगर यहीं बंद कर दें, वरना असल में मामला क्या है ना, इस समय शॉर्ट डर नहीं रहा है। मार्केट में रैली कब आएगी? या तो कैश आए मार्केट में, एफआई का कैश आए या किसी का कैश आए, या फिर शॉर्ट अपना कवरिंग स्टार्ट कर दें। शॉर्ट कवर क्यों करेगा इस मार्केट में? इस मार्केट में शॉर्ट को कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, शॉर्ट अगर आप हैं इस मार्केट में, फॉर एग्जांपल चलिए 24,950 से नहीं है, 24,600 से भी है, 24,700 से भी है, आपको डर किस चीज़ का है? कल अगर 100 पॉइंट का गैप अप भी आ गया, आपको पता है कि वो गैप अप फेल होना है। आज तो मार्केट के लिए एक अच्छी चीज़ हुई थी कि एटलीस्ट गैप अप नहीं हुआ था, गैप डाउन हुआ था तो मार्केट में रिकवरी आ गई। गैप अप में तो तुरंत सेलिंग आ जाती है। तो ट्रेंड मार्केट का इतना खराब है ना इस समय, किसी को डर नहीं है किसी शॉर्ट को इस समय। तो इसके लिए जब तक मार्केट की क्लोजिंग डे हाइज पर होनी शुरू नहीं होगी, इस मार्केट का टेक्सचर बहुत खराब रहेगा। कल एक्सपायरी के साथ हो सकता है थोड़ी पेन निकल जाए, लेकिन अभी तो मंथली एक्सपायरी बाकी है मार्केट में। तो मुझे तो इस मार्केट को देख के लग रहा है कि इस समय काफ़ी दिक्कत है मार्केट में। और देखो, मैं एसआरएफ की बात कर रहा था, अब किस तरीके से कोलैप्स होना शुरू हो गया स्टॉक, और अब स्टॉक्स ने कोलैप्स होना शुरू किया है बेसिकली। ये इस मार्केट की एक और क्लियर कट हाईलाइट है। तो ऊपरी लेवल से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको संभाल के रखे। इनफैक्ट आज सिर्फ आईटी काउंटर्स हैं, और अगर आईटी का साथ ना होता तो शायद हम दोपहर में ही नेगेटिव टेरिटरी में आ गए होते और ज़्यादा समय बिता रहे होते, क्योंकि निफ्टी आईटी भी। लेकिन देखिए, आप देखिए 2 बजे हम 1100 पॉइंट ऊपर थे और वहाँ पर भी लोग मुनाफा वसूल करके जा रहे हैं। सिर्फ 960 अंकों का ही इजाफा रह गया है। नहीं, जहाँ पर मौका मिल रहा है वो बुक आउट हो रहा है। जहाँ प्रॉफिट है वहाँ लेंगे। देखिए, ये भी मार्केट के एक साइन होते हैं। अब ये फेज कितना लंबा चलेगा ये नहीं पता। ये फेज हो सकता है कल ही खत्म हो जाए, ये फेज हो सकता है 1 हफ्ता और लंबा चले, लेकिन ये मार्केट रोज थोड़ा गिरेगा, कभी ना कभी तो जाके ये बॉटम होगा। लेकिन लेकिन अभी के लिए तो टेक्सचर बहुत क्लियर है मार्केट का। अभी के लिए तो रैली में सेल कर रहे हैं लोग, ब्रेकडाउन में सेल कर रहे हैं, हर जगह सेल कर रहे हैं। आप देखिए नंबर्स भी, अब यहाँ पे भी सिंजीन में भी प्रॉफिट और सेल दोनों कम आ गए, जबकि फार्मा कंपनी है। तो ये सब मार्केट में अब चलता रहेगा कुछ टाइम तक। दिक्कत यही होगी कि इस मार्केट का टेक्सचर इतना बिगड़ गया है, या फिर जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा सा नासाज हो गया है, कि थोड़ा सा भी खराब कुछ आपके को नंबर दिखाई दे तो उस पर सीधे तौर पर बिकवाली की पोजीशंस आ जाती हैं। वीरू, अब कल के लिए बताइए किस तरह की पोजीशंस लोग कैरी कर रहे हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक और साथ ही आपका मिड कैप इंडेक्स भी जो 700 पॉइंट ऊपर था कार्यक्रम की शुरुआत में, सिर्फ 250 पॉइंट ही रह गया है। जी हाँ हर्षदा, देखिए है तो पे नहीं, बस 24,400 लो की ट्रैजेक्टरी में हम क्लोज होते हुए ऑलमोस्ट जाते हुए वहाँ पे जरा ब्रेथ को देखते हैं। एक बार आपकी स्क्रीन पे आएगी, फिर भी स्लाइटली बेटर है, एंड थैंक्स टू आईटी जो आपको नजर आएगी। वरना कल 7 लॉन्ग थे, 1 में शॉर्ट कवर था, बट स्टिल आज ये 46 लॉन्ग है, 37 में शॉर्ट कवरिंग है, और शॉर्ट 58, लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 39 में। एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा लॉन्ग्स के कैंडिडेट आपके स्क्रीन पे, जहाँ जहाँ पे आज लॉन्ग विजिबल है। इस क्रम में सबसे ऊपर आईटी था और कुछ एनबीएफसीज थी, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, मैक्स फाइनेंशियल्स, एम्फेसिस मिड कैप आईटी में, और एमसीएक्स आज 3.5% ऊपर। सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर रहा, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ये स्टॉक, और बाजार की गिरावट का कोई इम्पैक्ट नहीं। बाकी बंधन बैंक, मन्नापुरम फाइनेंस, कैनफिन होम्स, बजाज फाइनेंस, बिरला सॉफ्ट, 2 तो इसमें अर्निंग्स थी जहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी शॉर्ट कवर थी, जिसमें कैनफिन होम्स था, और शॉर्ट बिल्डअप में एबीबी। देखिए कैपिटल गुड्स पूरी तरीके से इस वक्त शॉर्ट ग्रिप में है, मंदी की ग्रिप में है, बेयर्स की ग्रिप में है। एबीबी, सिमंस, बीएचईएल, कमिंस सब में। एमएनएम फाइनेंशियल्स एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड, और ओवरसोल्ड क्या कहें इस वक्त, डाउन ट्रेंड, टिपिकल डाउन ट्रेंड। लॉन्ग अनवाइंडिंग में कॉनकॉर, चंबल फर्टिलाइजर्स, पेज इंडस्ट्रीज और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और डॉक्टर लाल पैथलैब। एक स्टॉक और स्क्रीन पर रखिएगा जो आज क्रैक हो रहा है, आई थिंक मैं यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहा हूँ, और वो है जरा LNT लिखाइए। LNT फाइनली एक सेकेंड, और जुलाई 2022 के बाद फर्स्ट टाइम LNT 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद होता हुआ। बैन का अपडेट आपकी स्क्रीन पे आएगा, क्या क्या बैन में जा सकता है। वायदा बैन में आ सकते हैं NMDC, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिटेड 98% स्ट्राइक करते हुए, सेम इज द केस विद ग्रेनुअल्स 95%।
रिड्यूस कहाँ पे होगी? बाहर आ सकते हैं चंबल 78, पीएनबी 80 और एलटीएफ यहाँ पे करीब 80%। लेकिन एलएनटी आज लगभग एक युग के बाद, 2 साल के बाद 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे। अनुज, लार्ज कैप में कितना प्रेशर आज है? एलएनटी भी एक बार दिखाता हुआ अनुज 200 डे के नीचे लगभग 1.5 साल बाद। बिल्कुल वीरू, और मार्केट में इस समय सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़बरदस्त। एक स्टॉक चेक और ले लेते हैं और उसके बाद वॉल पर चलेंगे मार्केट क्लोजिंग के लिए। एक बार आप लेकर आइए एबीबी का चार्ट। एबीबी करीब 6% नीचे इस समय, तो खैर दिक्कत है मार्केट में। निफ्टी रखिए ज़रा स्क्रीन पर इंट्राडे, और बात सारी की सारी वो है कि आज अब आपने टेक्निकली मार्केट में फिर एक लोअर लो बनाया, कल के लो के मुकाबले लोअर क्लोज बनाया और लोअर हाई बनाया। तो किसी भी एंगल से अगर आप देखें तो ये मार्केट की क्लोज ख़राब है। मिड कैप की क्लोज ऑब्वियसली बेटर है कंपेयर टू लार्ज कैप्स, लेकिन कंसिडरिंग जो इंटरडे हाई था उसके हिसाब से आज का क्लोज, उसके हिसाब से आज का क्लोज कोई बहुत अच्छा तो नहीं माना जाएगा, 0.5%, लेकिन खैर थोड़े से गेंस के साथ यहाँ पर बंद हो। चलिए वॉल पर चलते हैं और देखते हैं आज की मार्केट में किस तरीके के समीकरण बैठे। निफ्टी कुल मिलाकर करीब 40 पॉइंट नीचे, निफ्टी बैंक कुल मिलाकर 16 पॉइंट नीचे, लेकिन निफ्टी आईटी इसके जलवे थे। 2.5% ये इंडेक्स ऊपर था। मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर था। स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर एडवांसेस के फेवर में ही था। सेक्टोरल हीट में आप देखते हैं एक बार ज़रा, और देखते हैं कि कहाँ पर इस समय तेज़ी रही, कहाँ पर मंदी रही। फिनेंशियल्स और आईटी ये 2 सेक्टर्स थे जहाँ तेज़ी थी। आईटी खासतौर से 2.5% ऊपर था। ऑटोज़ में बड़ी गिरावट, कैपिटल गुड्स में बड़ी गिरावट, फार्मा 1.6% नीचे था। तो यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट थी इस समय जो आपको दिखाई देगी। मेटल्स करीब 0.3% नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब निफ्टी का हीट मैप देखते हैं एक बार, और वहाँ देखते हैं क्या रहा। 40 पॉइंट नीचे महिंद्रा एंड महिंद्रा, सन फार्मा, आयशर मोटर्स, एनटीपीसी, श्रीराम फाइनेंस, लार्सन एंड ट्यूब्रो, ये कुछ स्टॉक्स है जहाँ सेलिंग प्रेशर था। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टाइटन, ये भी कुछ स्टॉक्स जहाँ पर सेलिंग प्रेशर। ऊपरी साइड पर बजाज फाइनेंस 5% ऊपर, टेक महिंद्रा 2.25% ऊपर, बजाज ऑटो यहाँ पर थोड़े से गेंस थे करीब 0.25%, टाटा कंज्यूमर, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर आज आपको गेंस देखने को मिले। लेकिन कुल मिलाकर मार्केट के लिए कहना तो ये होगा कि क्लोजिंग खराब थी। क्लोजिंग खराब, थोड़ा सा सपना देखा था कि 24,600 के नहीं तो 24,500 ही सही, उन लेवल्स के आसपास अगर आज मार्केट टिक जाता तो दिल को दिलासा मिलती, लेकिन वैसा नहीं हुआ है। 24,438 पर 40 अंकों के नुकसान पर निफ्टी 50 टिकता हुआ, और निफ्टी बैंक में हमने देखा करीब 22 अंकों का नुकसान है। आज का आउट परफॉर्मर ऑफ कोर्स निफ्टी आईटी था, जैसे अनुज मेंशन कर ही रहे थे, उसी के सहारे आज दरअसल दिन घटा है। वीरू, कुल मिलाकर सेंटिमेंट में कुछ बदलाव नहीं, लेकिन बस हाँ, पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस की जो डराने वाली सेलिंग थी वो हल्की सी कम हुई। जैम, और एक चीज़ है कि आज पहली बार कल की हुई बिकी हुई पुट के ऊपर क्लोज आया। कल सबसे ज़्यादा जो पुट बिकी हुई थी वो 24,400 की थी, एटलीस्ट उसके ऊपर क्लोज आया, एंड थैंक्स टू निफ्टी आईटी शायद वो इस चीज़ को करने में आज पूरा अपना कंट्रीब्यूशन देके गया। कोफोज 11% ऊपर, परसिस्टेंट 11% ऊपर। आज का क्रक्स मिड कैप आईटी। खैर, कल गुरुवार सुबह मुलाकात होगी एक बार फिर से। हर्षता मेरी आशीष, और मॉर्निंग कॉल में उसके बाद अनुज के साथ मुनाफे की तैयारी 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।